इतने सुंदर बच्चे हो, इतनी मेहनती बच्चे हो कि इतनी सर्दी में आप लोग स्कूल में आ गए, राइट? तो मैं आप लोगों को कुछ देने आया हूँ, और वो ऐसी चीज नहीं है कि आप स्कूल में छोड़ के चले जाओ। आप उसको हर वक्त हर सेकेंड जब किसी से बात करोगे उसका इस्तेमाल करना है। लेकिन वो कुछ लेने के लिए आप लेने लायक बनो ना पहले, तो उस लेने के लिए आपको कंफर्टेबली बैठना पड़ेगा। इस तरीके से बैठो कि आपके शरीर में कहीं पे भी दबाव महसूस ना हो। आप कंफर्टेबली बैठ जाओ, कपड़े की चिंता मत करो। ये अस्थायी है, कपड़ा अस्थायी है, स्थायी है, इसको धो सकते हैं ना। लेकिन अभी जो आपको मैं चीज दूंगा वो स्थायी दूंगा, और वो आपके अपने दिमाग में लेकर जाना है, रोज उसका अभ्यास करना है। तो कोशिश करो कि आप आराम से बैठो और कुछ लेके जाओ और उसका रोज अभ्यास करो, ठीक है? करोगे, बैठोगे? और ध्यान रखो, अगर किसी के पास में मास्क है या कपड़ा है तो आप अपने मुंह में इसको बांध सकते हो, अगर आप कंफर्टेबल फील करो तो ऐसे मार लो। अगर है तो, नहीं है तो गमछा है, टोपी है, वो लगा लो, है ना? और वो भी ना हो तो चुन्नी उन्नी है, उसके डबल या 3 लेयर बना लो। जो चुनरी है उसका 1 2 3 4 लेयर बना के उसको मास्क की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? ये देसी जुगाड़ है। और कोशिश करो आधी पालती खा के कमर सीधी करके बैठो, क्योंकि इस कार्यशाला में जो कुछ भी आपको बोला जाएगा, यहाँ तक कि जो मैंने आपको भी बताया कमर सीधी करके बैठना, कंफर्टेबल बैठना, ये इस कार्यशाला का पार्ट है। और अगर आप ध्यान से आखिरी तक सुनते हो तो इसका मतलब कि आप सीखने के मन में हो। अगर आप बोलते हो तो मैं समझूंगा कि आप सीखना नहीं चाहते, क्योंकि सीखने की सबसे पहली क्रिया है सुनना। क्या है? सुनना। हाँ, और सुनना भी कब? अंत तक। उसमें अपना विश्लेषण या पूर्व विचार रख के उसको सुनोगे तो आप नहीं सुन पाओगे, क्योंकि भरी हुई ग्लास को हम भर सकते हैं क्या? खाली ग्लास में भरा जा सकता है। अगर आपके मन में कोई भी ऐसे सवाल हो, कोई भी आके आपको लगता है कि हमें ये सवाल पूछना चाहिए, तो आप उसको आखिरी में जब क्वेश्चनिंग आवर्स या प्रश्न उत्तर का समय होगा तब आप उस समय प्रश्न पूछिएगा, ठीक है? तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम में। तो आप लोग अपनी और अपने टीचर्स, यहाँ के प्रिंसिपल और प्रबंधक और यहाँ पे मौजूद सभी के लिए, और स्पेशली आप अपने लिए खुद के लिए एक जोरदार ताली बजाएं। हम लोग ये कार्यशाला शुरू करेंगे एडवोकेट डीपी पांडे जी के द्वारा। वो क्राइम एडवोकेट है और वो बच्चों किशोर अवस्था में होने वाले क्राइम्स या उनसे प्रेरित होने वाली क्राइम्स के बारे में बताएंगे। उसके बाद ये सेशन मैं लूंगा कि किशोर अवस्था इसलिए इम्पोर्टेंट है और क्यों हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को अवेयरनेस ला सकें और अच्छे नजरिए और पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर बात कर सकें। साथ में जिस तरीके से हम लोग अपनी लाइफ में अलग अलग जगह पे औजार यूज करते हैं अपने काम को आसान करने के लिए, करते हैं ना, टूल्स यूज करते हैं, ऐसे मानसिक टूल्स होते हैं। कुछ मानसिक समझते हो, दिमागी टूल्स जो हमें फंसी हुई स्थिति से निकलने में हेल्प करते हैं। स्थिति में फंसना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन स्थिति से आसानी से निकलना ये हमारे हाथ में है, राइट? तो ये जो प्रोग्राम हम चालू कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में हम लोग कुछ सहयोग कर रहे हैं। वो सहयोग करने वाले हैं सबसे पहले तो इंस्पा उत्तर प्रदेश, इसका नाम होता है इंडियन स्कूल ऑफ साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। उनको सपोर्ट कर रहे हैं कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट, ये है श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज, राइट? और साथ में अनिका एजुकेशनल हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट, अनिका एजुकेशनल हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट और विकल्प हेल्थ एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट। ये सब के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके पास आया है। लेकिन मार्गदर्शन दे रहे हैं हमें जो कि आपके इंस्पा के प्रेसिडेंट हैं, इस कम्युनिटी मेडिसिन के प्रेसिडेंट हैं, प्लस कई राष्ट्रपति अवार्ड के काफी राष्ट्रपति अवार्ड्स मिल चुके हैं, कई डीडी नेशनल, डीडी चैनल है ना, और रेडियो और उससे रिलेटेड कई जगह पे इन्होंने अपना काम किया है। यह आपके प्रमुख वक्ता हैं प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र राजपूत सिंह, यहाँ पे नीचे, ठीक है? प्लस डॉक्टर प्रोफेसर राजेश तिवारी जी हैं, इनको तो आप जान ही रहे हैं, हमारे एडवोकेट साहब हैं, एडवोकेट डीपी पांडे जी, और इनको तो आप जान ही रहे होंगे, ये मैं हूँ राकेश कुमार पांडे, काउंसलिंग साइकोलॉजी। तो ऐसे ही हंसते रहिए और पूरे प्रोग्राम का मजा लीजिए, और हमारे नए वॉलंटियर राहुल जी के लिए एक जोरदार ताली बजाइए।
राकेश सर ने अपना एक छोटा सा परिचय दिया है। इनके बारे में मैं और कुछ बता दूं आपको कि ये एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर भी हैं। आपने जाना क्या क्या कह रहा हूं मैं, समझ पाए? यानी दुनिया की जो जहाजें हैं सारी जहाजों के इंजनों में इन्होंने काम किया है, ठीक है। सारे इंजनों को उन्होंने बहुत सारे इंजनों पे काम किया है, बनाया है। तो आजकल कोविड चल रहा था तो आप दुबई में थे तो इधर आए हैं अपने इंडिया में, तो आप लोग बड़े खुश नसीब हैं, हम बड़े खुश नसीब हैं कि हम लोगों के बीच में आप इनका ये मनोवैज्ञानिक हैं लेकिन व्यवसाय इनका क्या रहा है, एयरक्राफ्ट इंजीनियर रहे हैं। तो इनके लिए एक जोरदार आप लोग ताली दें। और मैं ताली क्यों बजवा रहा हूं, आगे भी बजवाऊंगा, वो सर बताएंगे। मैं अपने विषय पे आऊंगा। मेरा विषय है, ज्यादा नहीं, मैं 10-15 मिनट में अपने विषय को समाप्त करूंगा। मैं बाल अपराध की बात करूंगा, अपराध और बाल अपराध पे। कोई किसी को पता है अपराध क्या होता है? कोई? देखो ये हम भाषण नहीं दे रहे हैं, हम क्या करने आए हैं, ईगो वर्कशॉप कर रहे हैं और हम आपसे बातचीत करेंगे। अगर मैं किसी से बोल रहा हूँ तो अगर कोई जान रहा है तो बेहिचक बोले, लेकिन बीच में कोई सवाल नहीं करेगा। जब मैं पूछूंगा तब करे, जिससे पूछूंगा अगर किसी को लग रहा है तो कोई बोल सकता है। किसी को पता है अपराध क्या होता है? हाँ बेटा, अवैध रूप को करने को अपराध कहते हैं। अवैध रूप से करने को अपराध करने को। बहुत, इनके लिए एक ताली बजाइए। ऋषभ कुशवाहा। देखिए इन्होंने कोशिश किया, ठीक है, तो कोशिश करने वालों की कभी करना चाहिए। बढ़िया बढ़िया। तो इन्होंने कोशिश की, लेकिन मैं बताओ अपराध वो है जो कोई भी काम कोई कानून विरोधी या समाज विरोधी, जो समाज जिसकी इजाजत नहीं देता, कानून जिसकी इजाजत नहीं देता, वो क्या है? अपराध। और जब वही अपराध कोई 16 साल से कम उम्र का बच्चा करता है या बच्ची करती है तो वो क्या होता है? बाल अपराध होता है। क्लियर हुआ? जो अच्छा, मैं यहीं पे रोकूंगा इसे। अब मैं एडल्सन एज पे आया तो जो ये कार्यक्रम चल रहा है किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम, इसकी एज क्या होती है? 9 साल से लेके 19 साल तक, ठीक है। कहीं कहीं 10 साल से लेके 20 साल तक है, अलग अलग जगह पे इसको अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। लेकिन जो स्टैंडर्ड एज है इसकी वो 9 साल से लेके 19 साल तक होती है। लेकिन जहाँ बाल अपराध की बात आती है वहाँ ये 16 साल होती है। ये कब हुआ था पता है आपको? ये बदला कब गया? 16 साल, 18 साल पहले था। आपके मन में भी यही आ रहा होगा कि 18 साल बताने वाले हैं, लेकिन 16 साल कब आया पता है आपको? किसी को पता है? टीवी नहीं देखते? बढ़िया, अच्छा है। पेपर सुनते हैं, पढ़ते हैं, याद है कुछ? एक देश में निर्भया कांड हुआ था, पता है? उसमें एक अपराधी था, बाल अपराधी, जो 18 साल से कम का था, उसको फांसी हो गई। कितना बड़ा अपराध किया था, पूरी दुनिया हिल गई थी। लेकिन कहने के लिए नाबालिग था, लेकिन इसने अंजाम कितनी बड़ी घटना को दिया। तो उसके बाद संसद में एक बिल लाया गया और बाल अपराधी जो होगा वो 16 साल की एज में जो होगा, 16 साल से ऊपर जैसे ही होगा उसे वयस्क अपराधी की तरह ट्रीट किया जाएगा। उसको क्या हुआ था पता है? सबको क्या हो गया था? फांसी हो गया था। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपके इस एज में, एडल्सन एज जो है, इसमें बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं। आपके शरीर के सारे हिस्से बढ़ते हैं, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। इसके साथ साथ आपके मानसिक परिवर्तन और भावनात्मक परिवर्तन के साथ साथ क्यों होते हैं? बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं ये? आपके अंदर जो हार्मोन्स बनते हैं, उन हार्मोन्स की वजह से जो केमिकल्स निकलते हैं, उनकी वजह से आपसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। उस गलतियों को अगर आप ध्यान नहीं देते, इस एज में अगर आपको जागरूक नहीं किया जाता, तो एक दिन क्या होता है? एक अपराध की तरफ जाता है, जिसे हम बाल अपराध कहते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग गाड़ी चलाते होंगे, हाथ उठा दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलाते हैं, जायज है।
चलाना चाहिए आपको? क्यों नहीं चलाना चाहिए? आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आपकी एज 18 साल से कम है। 18 साल से ऊपर की एज हो और ड्राइविंग लाइसेंस ना हो तब भी गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं आप? किसी संहिता का, किसी कानून का विरोध कर रहे हैं, उससे खिलाफ जाके काम कर रहे हैं, तो ये भी बाल अपराधी के लक्षण है। इसको आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, मेरे मानना है कि आप छोड़ देंगे गाड़ी चलाना, क्योंकि आप जो अपराध करते हैं उसका नुकसान किसको होता है? किसको होता है? कोई आवाज नहीं दे रहा। किसको होता है? किसको? कोई एक मिनट, सिंगल बोलिए। किसको होता है? परिवार वालों को। क्या नाम है बेटी आपका? अंजलि चौहान। के लिए ताली बजाइए। आपकी जो एज है, इस एज में आप जो करते हैं तो आपको लगता है कि मेरा नुकसान मेरा फायदा हुआ। नहीं, आपके माता पिता भी बहुत परेशान होते हैं, आपके परिवार भी बहुत परेशान होते हैं, और आप अपना कैरियर आपका खराब हो जाता है, बेकार हो जाता है, और कहीं न कहीं एक दूसरी लत पकड़ लेते हैं, जिससे क्या होता है कि आप एक दिन ऐसा होता है कि आप पढ़ाई से, समाज से हट जाते हैं और आप कहीं दूसरी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। आपका जो मन है वो इस एज में दोस्त बनाने की बड़ी कोशिश करता है। दोस्त बनाने का मन करता है, दोस्त के यहाँ जाने का मन करता है? करता है? नहीं करता है? दोस्त हैं सबके पास? किसके पास दोस्त नहीं है? बहुत अच्छी बात है। किसी के पास ऐसा नहीं है, सबके पास दोस्त है ना? किसके पास दोस्त है? सबके पास। कोई ऐसा नहीं है जिसके पास दोस्त नहीं है। कोई? बहुत अच्छी बात। सबसे अपने लिए सभी लोग अपने ताली बजाइए। बढ़िया है। ये दोस्त बनाने वाली भी एज होती है, लोग दोस्त बनाते हैं इस एज में। लेकिन हमको ये देखना है कि मेरा जो दोस्त है वो जो मुझे बता रहा है, क्या वो समाज उसे एक्सेप्ट करेगा, कानून उसे एक्सेप्ट करता है? वो आपको बहुत सारा गिफ्ट देता है, गिफ्ट मिलता है, गिफ्ट मिलता है, दोस्त को गिफ्ट देता है, तो गिफ्ट देके कुछ एहसान कुछ करवाना चाहेगा ना आपसे? नहीं चाहेगा। आपको लगता है ना कि मैं इसको गिफ्ट दे रहा हूं तो खुश होगा वो, इसीलिए देते हैं। गिफ्ट किस लिए देते हैं? खुश रहेगा, मतलब अच्छा लगेगा। तो कभी कुछ काम बोलेगा तो चाहे जैसा भी हो ना नहीं बोलेंगे। वैसे भी खराब काम रहेगा तो उसे हम ना बोलेंगे। हाँ, पक्का? चाहे वो कितना बड़ा भी हो। अच्छा, ये अच्छी। अच्छा, भैया के लिए ताली बजाइए। इस स्टेज में जो कोई भी गिफ्ट देगा ना, तो मैं 100% नहीं मान सकता, लेकिन ज्यादातर कोशिश है कि वो आपका प्रयास करेगा आपके साथ कि कम से कम वो आप उसके काम में आप सहयोग करें। ठीक है, और सहयोग में हो सकता है कि आपकी एज का वो भी है, आपकी भी एज वही है, तो कहीं ना कहीं आपसे कुछ गलत करवाएगा, और उसका भी दोष नहीं है ना आपका दोष है, ये भावनाओं में बह जाती है। तो ये जो भावनात्मक परिवर्तन होते हैं, जिन वजहों से, जिन जो हार्मोन्स आपके बन रहे हैं, इनकी वजह से ऐसा वो कर रहा है और आपको पता नहीं चलता, आप धीरे धीरे अपराध की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन चीजों से बचना है। तो कैसे बचना है, उन सारी चीजों पे सर का विषय है, वो सर आपको बताएंगे। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूं कि क्या था, किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो बाल अपराधी होते हैं उनके पहले जो लक्षण होते हैं, पता है आपको क्या होता है? वो लक्षण ये होता है कि वो किसी बारात में लोग उन्हें बुलाने से परहेज करते हैं, किसी फंक्शन वगैरह में बुलाने से परहेज करते हैं कि भाई बड़ा उज्जत हो के मत भैया, आई थे जो परेशान करी, कुछ न कुछ मारे करा दी बराती में। नहीं होता है? होता है ना, ये होता है ना। लेकिन उसका क्या लक्षण होता है? वो चाहता है कि मैं कहीं जाऊं तो मेरी बड़ी इज्जत हो, लोग मिले, बड़ा 2-4 लोग आसपास आके बैठ जाएं, क्योंकि ये लक्षण होता है उसका। और दूसरा लक्षण उसका क्या होता है कि घर से स्कूल के लिए चला और स्कूल जाने के बाद स्कूल नहीं गया, रास्ते से गई, क्योंकि वो जानता है कि सर आज जाएंगे तो मैथ का क्लास होगा, हो सकता है टेस्ट ले तो पीटे जाए, कोई बात हो इंग्लिश का टेस्ट ले, तो वो कहीं और चला जाता है।
और घर एकदम टाइम से पहुंचता है कि 2:30 बजे छूटने वाले हैं, 3 बजे छूटने वाले हैं, तो पहुंच चलो लगे मम्मी पापा को कि हम स्कूल से आए। बाल अपराधियों के लक्षण होते हैं कि वो अश्लील गाने गाते हैं, वो भी सार्वजनिक स्थान पे। बाल अपराधियों के वो भी लक्षण होते हैं कि वो ऐसे लोगों की टोली में रहते हैं जिन्हें कोई पसंद नहीं करता, गुंडा बवालियों की टोली में रहते हैं, चोरी चकारी करने की तरफ वो जाते हैं। बहुत सारे चीजें होती हैं जो इनके लक्षण होते हैं, और काफी इसके कारण आर्थिक कारण भी होते हैं कि कभी धन के अभाव में ऐसा करता है। तो आपके पास पैसे नहीं है, माँ बाप के पास पैसे नहीं है, तो इसका मतलब नहीं कि अपराध हमें करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, उन माँ बाप को देखते हुए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसे पढ़ने लिखने चाहिए, ऐसे करियर की तलाश करनी चाहिए। ये है इस एज में वो मेड है, मेड जानते हैं ना, आपने देखा होगा तो क्लास 10 मेड है, उसको अगर जिसने पार कर लिया तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक आगे बढ़ते चला जाता है। मैक्सिमम लोग यही अटकते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस एज में जो 10 और बेसिकली मैं 10 के लिए बात कर रहा हूँ, तो इस मेड को आपको कैसे निकलना है आगे, इसमें आपको अपने एजुकेशन का कैसे ध्यान देना है, कैसे हमको पढ़ना है, इस पे ध्यान देना चाहिए, ताकि हम जो है एक उस माँ बाप को उस गरीबी से निकाल सके। ऐसा नहीं कि अब वो नहीं है तो उनके लिए हम गुस्सा कर रहे हैं, उनके लिए साइड मांग, आपने साइड मांग दिया, नहीं पिताजी ने दे पाया तो आप गुस्सा है। मान लीजिए आपके गुस्सा करने से उन्होंने साइड दे भी दिया, तो आपने पिताजी को कितना दुख दिया, दिया क्या? देते हैं? कोई देता है? तो आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप लोग बढ़िया, ताली बजा दो। तो हमें अपराध को समझना है कि कोई भी काम अगर समाज और कानून के विरोध में हम करेंगे तो वो अपराध होगा। जैसे इन्होंने बताया कि गाड़ी चलाता हूँ, गाड़ी चलाने से क्या होगा, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो मान लीजिए कोई घटना घट जाती है तो क्या होगा, पता है कौन सा अपराध होगा? पता है, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मेरे पास डीएल है, मेरे पास मेरी एज भी है, मैं 38 का हो गया। आपकी एज कितनी है? बैठ गई, उठने बैठने में समय लग रहा है, तो कितने बताएं? 60 है। आप गाड़ी चलाते हैं, मैं भी गाड़ी चलाता हूँ। मान लीजिए हम लोग जा रहे हैं, मुझसे कोई टकरा गया, भगवान ने करे ऐसा, उन्हें मुझसे टकराया ना आपसे टकराया, टकरा गया तो क्या होगा? आपसे टकरा गया तो क्या होगा पता है? मुझसे टकराएगा तो मैं 279 304 का मुल्जिम होऊंगा, लेकिन आपसे टकराएगा तो आप 304 में मुल्जिम होंगे। पता है 304 है और 304 में अंतर यह है कि 304 वो अपराध है जिसमें आपको आजीवन कारावास हो सकती है, 304 वो अपराध है अगर अपराध सिद्ध होता है तो हमें मात्र 2 साल की सजा होती है। क्योंकि मैंने एक्सीडेंट किया है, आपने हत्या किया है, वो हत्या जिसने गैर इरादतन हत्या है, आपकी नियत नहीं था, आपका इंटेंशन नहीं था, आपका मोटिव नहीं था, आपने जानबूझ के नहीं किया, गैर इरादतन हत्या है। फर्क इतना है कि मेरे पास डीएल है, मेरी एज है, आपके पास डीएल नहीं है, ठीक है, अंतर है। क्योंकि आपने अपराध किया है, मैंने अपराध हो गया, मैंने तो एक्सीडेंट किया नहीं, हो गया। तो ये अंतर है, छोटी सी बेसिक अंतर है, लेकिन उठने से बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग कोई बाइक नहीं चलाएंगे जब तक कि आपके पास डीएल नहीं है। और आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे रोड पे मैंने देखा है, किसी लड़की को देख लेते हैं, घूरते हैं, कोई लड़की किसी लड़कियों को घूरता है, अश्लील गाने गाते हैं, अश्लील शब्द बोलते हैं, ये जायज है क्या? इनमें से कोई बोलता है? इनमें से कोई बोलता है? अच्छी बात है, मुझे लगता है बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा बोलते हैं तो पता लगता है कि किस स्कूल से आप आ रहे हैं, श्री बनारसी यादव इंटर कॉलेज बनिया से। तो बेइज्जती किसकी होती है? कौन पढ़ाता है? पता लगा कि उमा सर पढ़ाते हैं, शरीफ सर पढ़ाते हैं, ये लोग पढ़ाते हैं, तो बड़ी बेइज्जती होगी। उन माँ बाप की बड़ी बेइज्जती होगी जिन्होंने आपको पता किसका लड़का है, किसकी लड़की है, उनकी भी बेइज्जती होगी। तो आप अपने माता पिता, स्कूल और टीचर को सोचते हैं कि उनकी बेइज्जती हो? तो मुझे लग रहा है कि ये काम आप नहीं करते हैं और करेंगे भी नहीं, ठीक है। मैं अपना विषय समाप्त करता हूँ, आप लोग उब जाएंगे। मेरा बड़ा विषय बड़ा निरी है ना, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं सर वो? हाँ, तो वो आपको मैं उससे थोड़ा सा ले जाके
आप सीधे सीधे जो परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन, भावनात्मक परिवर्तन, हार्मोन्स वजह क्या वजह होती है जिससे बनते हैं, जिसमें आप में परिवर्तन होते हैं, आप गलतियां करते हैं, आपको कुछ टिप्स देंगे, आपको कुछ टिप्स देंगे, कुछ एक्सरसाइज बताएंगे। शायद बहुत दूर से आए हैं और मैं चाहूंगा कि उनका समय आपके बीच आए, लेके आए और आपको कुछ चीज बताए। तो एक बार आप सर के लिए ताली बजाइए। मैं ही चक्रपाणपुर का रहने वाला हूँ, बहुत सारे लोग इसमें जानते भी होंगे मुझे, तो कभी फिर मिल जाऊंगा, फिर डिस्कस कर लिया जाएगा। तो सर का समय हम लोग आप लोगों के बीच में यूज करते हैं। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग अगेन। गुड मॉर्निंग सुनकर गुड नहीं दिख रहा है, कुछ गुड दिखना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि राहुल सर आए और 10 मिनट आपको किशोर अवस्था के हेल्थ के बारे में बोले। किशोर अवस्था में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? हेल्थ। हेल्थ है ना, स्वस्थ रहना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो राहुल सर प्लीज ताली बजा। गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। मेरा नाम राहुल है, यहाँ पर रहने वाला हूँ। मैं आप लोगों के बीच बस कुछ समय लूंगा स्वास्थ्य के बारे में। आज का युग है, कोई भी युग है, इस दुनिया का हर एक आदमी स्वस्थ रहना चाहता है। रहना चाहता है, बिल्कुल स्वस्थ रहना चाहता है। हमें हमारे शरीर को सही ढंग से कार्य करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? बहुत सारे तत्व हैं, जिसमें जल है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, विटामिन है, वसा है, खनिज है और बहुत सारे तत्व हैं। अगर इनका संतुलन कहीं न कहीं ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तो हम क्या होते हैं? बीमार पड़ते हैं। बीमार हो जाते हैं, बिल्कुल बीमार हो जाते हैं। हमारा शरीर आप लोगों को पता होगा कैसे बना है, किससे बना है, कोई बता सकता है? हमारे शरीर का निर्माण किससे हुआ है? 5 तत्वों से। 5 तत्वों से, बिल्कुल 5 तत्वों से। और कोई? कुछ तत्वों के नाम बता सकते हैं? अगर एक शब्दों में कहा जाए कि हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ है, कोशिकाओं से हुआ है, सभी लोग जानते हैं कोशिकाओं से हुआ है। कोशिका क्या है? हमारे जीवन की आधारभूत संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई होती है ना। हमारे शरीर को कार्य करने के लिए, जैसा कि हमने बताया कि हमारा शरीर जल से बना है। जल से बना है। हमारे शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा पाई जाती है? कितने प्रतिशत? 70%। हमारे शरीर में 70%, यानी हमारा शरीर 70% जल से बना हुआ है। आप लोगों को जल प्रत्येक दिन सुबह ज्यादा से ज्यादा जल पीना चाहिए। प्रत्येक दिन एक व्यक्ति को, एक वयस्क व्यक्ति को किशोरावस्था में, हर अवस्था में 3 से 4 लीटर जल पीना चाहिए। यहाँ सुबह उठ करके कितने लोग जल का सेवन करते हैं, जल पीते हैं सुबह उठने के बाद? 2 लोग। सुबह उठने के बाद कितने लोग चाय का सेवन करते हैं, चाय पीते हैं? प्यारे बच्चों, आप लोग के बीच में यही कहना चाहूंगा कि हम सुबह उठ करके चाय की बजाय इसका सेवन करेंगे, जल पिएंगे, ज्यादा से ज्यादा हो सके स्वस्थ रहने के लिए। किसका सेवन करेंगे? इसका सेवन करेंगे। उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक व्यक्ति को वृद्धि के लिए, व्यक्ति के वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एक तत्व है जो इम्पोर्टेंट है। कोई बता सकता है? कार्बन, बिल्कुल, ताली बजा दीजिए।
होता है प्रोटीन का संश्लेषण करता है, बिल्कुल करता है, आप लोगों को पता होगा। जो प्रोटीन्स हैं हमारे शरीर में, प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है शरीर के विकास के लिए, वृद्धि के लिए। विटामिनों की आवश्यकता होती है, तमाम प्रकार के विटामिन हैं। विटामिन ए की आवश्यकता, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ए सबसे ज़्यादा, आप विटामिन ए की कमी से आपको देखने में परेशानी होगी, अंधेरे में कम दिखाई देगा। सबसे ज़्यादा विटामिन ए गाजर में मिलता है। कहाँ मिलता है? गाजर का सेवन करेंगे आपको विटामिन ए मिलेगा। विटामिन बी है, उससे आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आपकी मानसिक, आपकी दिमाग की कमजोरी, तमाम प्रकार की बीमारियां, बेरी नामक जिसे रोग कहा जाता है, विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन सी से आप सभी लोग जानते होंगे, विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, जिससे हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? स्कर्वी से। हाँ बिल्कुल बताइए। जो ऐसा ना कि बोलना पहले दिया है कि आप कुछ सीख रहे हो ना, ये सारी चीजें पार्टिसिपेट करो। यहाँ पे किसी को कोई मार्क्स और जज नहीं करेगा, कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। जिसको जो आ रहा है खड़े होकर बोल सकते हैं, गलत भी बोलेगा तो उसका स्वागत है। स्कर्वी आप सभी लोग सुने जानते हैं, सभी लोग जानते होंगे विटामिन सी से स्कर्वी होता है। स्कर्वी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। आपके मसूड़े प्रभावित होते हैं, डायरिया जैसी बीमारियां होती हैं, जो हमें लगभग खट्टे पदार्थों में विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन इसके बाद आता है डी, विटामिन डी। विटामिन डी का नाम सभी लोग सुने होंगे। विटामिन डी से कौन सी बीमारी होती है? सूखा रोग, बिल्कुल सही, ताली इनके लिए। सूखा रोग होता है, जिसे कहते हैं, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? सूखा रोग क्या होता है? हमारी जो हड्डियां हैं वो कैसी हो जाती हैं? टेढ़ी हो जाती हैं। हमें प्रत्येक दिन विटामिन डी के लिए 1 घंटे लगभग सुबह में धूप में रहना चाहिए। धूप में सबसे ज्यादा विटामिन डी जो मिलती है व्यक्ति को कहाँ से मिलती है? मिलती है। बाकी और खनिज और खाद्य भोज्य पदार्थों से भी विटामिन डी मिलती है। इस तरह से तमाम विटामिन हैं। वसा है, इसके बाद वसा आता है। एक व्यक्ति को प्रत्येक दिन लगभग 100 ग्राम वसा का सेवन करना चाहिए। 100 ग्राम से ज्यादा वसा नहीं लेना चाहिए, जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। अगर हम 100 ग्राम से ज्यादा वसा का सेवन करते हैं, उस परिस्थिति में क्या होता है? तमाम प्रकार की बीमारियां जिससे हम घिर जाते हैं। एक व्यक्ति, हमने स्वास्थ्य के बारे में आप लोगों से चर्चा करने के लिए बोला था, जो भी विटामिनों और सब के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बट एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम, यहाँ कितने लोग व्यायाम करते हैं? एक्सरसाइज, साइकिलिंग करते हैं, कितने लोग करते हैं? प्रत्येक व्यक्ति को व्यायाम एक्सरसाइज करना चाहिए। जितने भी व्यक्ति हैं सभी लोगों को अपने पूरे समय से एक समय निकाल करके 1 घंटे का समय निकाल करके हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर आप 1 घंटे का समय नहीं निकाल पाते हैं तो आने वाले समय में आपको हर एक तमाम प्रकार की बीमारियों के लिए समय निकालना पड़ेगा। समझ रहे हैं? इसके लिए हमें एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी होता है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। मैं इसके बाद बुलाना चाहूंगा चलो बच्चों, फाइनली मैं आ गया।
बड़ी कंफ्यूजन हो रही है ना, किशोर अवस्था में ये सब चीजें क्यों हो रही है, एक क्राइम के, एक हेल्थ के ऊपर डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, अब आप क्या पढ़ाने वाले हो सर, है ना। तो जो लोग थक गए हैं ना, अपने पैर वैर फोल्ड करके रखे हैं, तो थोड़ा सा लंबे लंबे हो जाए और कंफर्टेबली बैठ जाए, कमर सीधी करें, क्योंकि क्या है ना कि आप लोगों को अभ्यास तो है नहीं बैठने का, एग्री है। तो जो लोग घर में बराबर ऐसे आलती पालती मार के बैठे होंगे ना, वो अभी बैठे होंगे, क्योंकि सबसे अच्छी मुद्रा कौन सी है, बैलेंस बैठना, कमर सीधी रखना। और अगर आप आने वाले 40 मिनट तक, अभी 40 मिनट झेलोगे ना, तो 40 मिनट तक अगर आप अपनी कमर सीधी करके बैठने जा रहे हो, तो आप ये तय करने वाले हो कि आप भविष्य में जहां कहीं भी बैठोगे, अपनी मुद्रा सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब बॉडी कैसे, ये बॉडी है ना। मैं बार बार क्यों किशोर अवस्था का नाम ले रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर आपको मुद्रा, ताली बजाना, हंसना और पार्टिसिपेशन के बारे में बताऊंगा। मैंने बोला ना, पार्टिसिपेट करो, ताली बजाओ, ठीक है। अगर कोई हंसना चाहता है तो खुल के हंसो, बिल्कुल सही, हाँ। और ये सब आपका जो है ना, ये छोटी छोटी चीजें जो आप करते हो, ये आगे चलकर आपकी पर्सनैलिटी या आदत बनती है। क्या बनती है? आदत बनती है, पर्सनैलिटी बनती है। और आप ये सीख रहे हो इस वक्त कि कब, कहां, कैसे हंसा जाता है और किस परिस्थिति में दोनों कान, आंख, नाक, पूरा बॉडी को, पांचों इंद्रियां एक जगह रखी जाती है। तो ये आप इस अवस्था में आसानी से कर सकते हो। कब? वेरी गुड। अगर एक बार आप बड़े हो जाओगे तो बहुत मुश्किल है कि अपनी आदतों को चेंज करना, नामुमकिन नहीं है। आप अपनी आदत को जरूर चेंज कर सकते हैं, परिस्थितियां पड़ेंगी तो आप सब कुछ कर लोगे, लेकिन सहज तरीके से नहीं कर पाओगे, बड़ी मेहनत हो जाएगी। इतनी मेहनत हो जाएगी कि पढ़ने के लिए जब बच्चे, कितने बच्चे हैं 12th के, 12वीं के कितने बच्चे हैं? वेरी गुड। और 11th के कितने बच्चे हैं? वेरी नाइस। और 10th के कितने बच्चे हैं? ओह, 10th के बहुत सारे बच्चे हैं, बोर्ड की परीक्षा इसलिए, अच्छा वेरी गुड। और 9th के? वाह वेरी गुड। तो देखो ये जो है ना, जो 12th वाले बच्चे हैं, ये ऑलमोस्ट सैचुरेशन पॉइंट पे आ गए। मैं नहीं कह रहा कि सैचुरेशन पॉइंट है, लेकिन अब इनको बड़ी दिक्कत आती होगी किसी चीज को समझने में, किसी चीज को, क्योंकि इनके ऑलमोस्ट 18-19 ईयर्स हो गया है। लेकिन अगर मैं 9th के बच्चों को बोलूं तो वो किसी काम को बड़ी आसानी से सीख सकता है। आपने देखा बच्चे बड़ी आसानी से नई भाषा सीख लेते हैं, नई चीजें सीख लेते हैं। क्यों? एडोलसेंट एज होती है 9 से 18 साल। क्या होती है? WHO बोलता है 10 से 18 साल। ये स्थिति होती है जहां पे आप शारीरिक रूप से अचानक लंबे हो गए, आपको लगता है बड़े हो गए हो, लेकिन जिम्मेदारी लेने लायक अभी नहीं बने, क्योंकि आपके पास 3 चीजों की कमी है। एक, मानसिक स्थिरता लाना। मानसिक स्थिरता क्या होता है? किसी को सोचने समझने की क्षमता, किसी चीज को जानने की। फिर होती है सामाजिक लेवल पे आपकी क्या संतुलन है, एक सामाजिक तौर पे आप दूसरे के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो। और तीसरा, तुलनात्मक, आप कैसी तुलना कर रहे हो। होता है ना, मैं भी बात कर रहा हूं तो कई लोगों के दिमाग में बातें आ रही होंगी, वो पहले से आपकी जो पहले से अचेतन मन में इंफॉर्मेशन बैठी है, आप उसके बारे में तुरंत आपका कंप्यूटर घूमने लग गया। और वो कंप्यूटर क्या है? यहाँ पे नहीं, सबसे टॉप पे। मेरे बारे में तो आपको पता ही चल गया, मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूं। साइकोलॉजिस्ट का मतलब मनोविज्ञान, लेकिन मैं कोई जादूगर नहीं, क्योंकि मनोवैज्ञानिक किसी के मन की बात नहीं कर सकते। वो सिर्फ आपके मन की बात जानते हैं, और उन मन की बात को जानने के बाद आपके मन में होने वाले विकारों की चीजों को समझकर आपकी ही क्षमता से उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन करना किसको है? मैं, मुझे करना है। मुझे कौन? आप लोग अपनी तरफ उंगली करो, बोलो मैं। जोर से बोलो मैं। मुझे करना है, मुझे सीखना है, मुझे सुनना है। जोर से बोलो, इतनी शर्म आ रही है मैं बोलने में। लड्डू मिलेगा तो मैं। जिम्मेदारी चाहिए तो नहीं चाहिए? गाड़ी से उतरे, गाड़ी ब्रेक हैंडल सब मेरे हाथ में, साइकिल का हैंडल मेरे हाथ में, ब्रेक मेरे हाथ में, पेडल मेरे हाथ में। लेकिन लड़ गया तो किसको जाएंगे? सामने वाले से लड़ना। ब्रेक किसके हाथ में था? ब्रेक आपके हाथ में था ना, और ऊपर से टांगे भी लंबी हो रखी है, तब उधर भी। लेकिन लड़ गया तो सामने वाले को पीट देंगे। अब तय करता है कि सामने वाला मजबूत है कि मैं।
सामने वाला मजबूत है तो अरे भैया गलती हो गया, और अगर छोटा रहा तो होता है ना, क्यों? आपको लगता है कि ये सब हमारे बस में है ही नहीं। हमारे बस में ये नहीं है कि मैं ये 4 फुट 5 फुट 6 फुट का जितना भी हाइट पे अटक गया, ये मेरे बस में नहीं है। ये है क्या? लेकिन मेरे पास एक है, ये दिमाग मेरे हाथ में है कि मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूं। लेकिन ब्रेक क्या है? वो ब्रेक पता है ना, वो आपकी इंद्रियां है। क्या है? इंद्रियां। वो इंद्रियां जो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन को दे रही है ना, वो तय करती है कि आपका दिमाग उसको कैसे रीड कर रहा है। किशोरावस्था में स्वस्थ रहना सर ने बता दिया, अपराध इन्होंने बता दिया, लेकिन इन दोनों चीजों को हम लोग लाए कैसे अभ्यास करें कि हम अच्छा खाना खाएं और अच्छा सोचें। हम ये कैसे पहचाने कि ये मेरा दोस्त अच्छा है कि बुरा है? दोस्त तो सबके है ना, या फिर हर चलने वाले को लगा रहे वो तो हमारा दोस्त है। किसी ने बोल दिया फला गांव में, अरे वो तो हमारा दोस्त है। तो दोस्त क्या ये होते हैं कि जिसका नाम आप जानते हो, जो आपकी क्लास में बैठता है, उसे कहा कि बेंच में बैठता हूं, क्या वो दोस्त है? ये तय कर पाना बहुत मुश्किल काम है। आपका हर कोई दोस्त नहीं होता है। होता है क्या? चाहे लड़के हो चाहे लड़की, आप दोनों के दोस्त कौन होता है? एक अच्छा परिवार में माँ बाप जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? माँ बाप कभी चाहेंगे कि आपको बुरी चीजें, वो भले अपनी कितने ही कष्ट झेलते हो, उनको 1-2 रुपए कमाने के लिए भले कितने बुरे काम करते हो, लेकिन जब बच्चे की बारी आएगी तो कभी बुरा नहीं सिखाते। क्या सिखाते हैं? सबसे पहले मना करते हैं, बेटा गलत है। वो गलत कर रहे होंगे लेकिन फिर भी आपको क्या बोलेंगे? क्योंकि उनको पता है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन आप ठीक नहीं हो सकते क्योंकि आपकी स्कूल की फीस भरनी है ना? होता है ना? आपके कपड़े लाने, घर का दूध का बिल, बिजली का बिल, और कई माँ बाप के पास शायद इसके लिए भी ना हो, तो इसके लिए भी वो अलग से मेहनत करते हैं और वो एक्सचेंज करते हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, तुम इसके बदले में मेरे को कुछ दे दो। पैसे नहीं तो कुछ तो दे दो, है ना? सभी लोग खेत से है, किसान है ना? क्या जमीन में जब बीज बोते हो तो जमीन पूछती कौन सा बीज बो रहे हो? आप जो बीज बोते हो वही नहीं करता है ना? होता है ना? क्या इसके मुझे बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा? नहीं ना? ऐसे ही आपका मन है, आपके विचार, आपका दिमाग, हम जो सीखते हैं, जो बोते हैं, वैसा ही हमारा दिमाग उसको देता है। और उसे क्या बोलते हैं? चेतन और अचेतन मन। चेतन वो जो आप अभी इस वक्त प्रेजेंटली मुझे देख रहे हो, हाथ ऊपर करो, दिखा रहे हो, ऐसे कर रहे हो, अपने आप को बोलो मैं अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं अपने स्वास्थ्य के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं अपनी खुशियों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं अपने व्यवहार के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं अपने भविष्य के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। वेरी गुड, वेरी गुड। ये चेतन है। अभी जो आप लोगों ने मेरे से बात की, ये चेतना में की ना? ये क्या नॉर्मल था? लेकिन गुड मॉर्निंग, कोई बात नहीं, नींद पूरी ना हो तो ऐसा होता है। तो नींद पूरी करना है ना? सर ने बताया कितने घंटे? 6 से 8 घंटे। अभी मैंने जैसे इस बच्ची को बोला कि नींद पूरी करना, अब इस बच्ची के ऊपर डिपेंड करता है कि ये इसको कैसे ले रही है, कि ये इसको पॉजिटिव भी ले रही है कि नेगेटिव ले रही है, या अपने मन के अंदर एक गुस्सा आ गया कि सबने मेरी बेइज्जती कर दी सबके सामने। होता है ना? यही विचार हमें तुलनात्मक चीजें सिखाता है। अगर किसी ने आपके साथ कैसा बात किया, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, मैं सामने वाले के लिए क्या प्रतिक्रिया दे रहा हूं। अगर मम्मी ने प्यार से भी बोला, पापा ने प्यार से बोला, क्या वो सामान फेंक देंगे? इस उम्र में होता है ना, क्योंकि किशोरावस्था है। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है बहुत नया हो रहा है। क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है मालूम है? जैसा सर ने बताया, हार्मोन। ये हार्मोन एक केमिकल है। क्या है? ये केमिकल है जो हमारे ग्लैंड से निकलता है। हमारा बॉडी है ना, उसके अंदर ग्लैंड्स है। हंसते हैं, रोते हैं, गुस्सा होते हैं, झिलझिलाते हैं, या कोई चीज हमें अट्रैक्ट करती है ना, बड़ी खूबसूरत लगती है, तो हमें बड़ा अंदर से खुशी मिलती है, करने से आती है ना, और मन करता है कि इसको ले लूं। अब उसको लेने का तरीका कौन सा है?
लेना आपकी इच्छा हुई, लेकिन लेना कैसे है ये आप तय करते हैं कि मुझे मेहनत करके उसको लेना है या छीन के लेना है या किसी दोस्त के माध्यम से दोस्ती करके लेना है। ये कौन तय कर पाता है? मैं कैसे तय कर पाता है कि उसने किन रास्तों को सीखा, राइट? एक ही काम को 10 तरीके होते करने के, लेकिन सही तरीका क्या है, सही रास्ता क्या है, ये कौन तय करेगा? मैं। और मैं कैसे करूंगा? विचारों से। ये जो सर ने क्राइम की बात की और हेल्थ की बात की, 2 खाने रखे हैं। एक रखा है कोई अच्छा सा हरा सा मूली का पत्ता काट के, उसके बीच में थोड़ा सा मूंग दाल भिगोया हुआ और सरसों का तेल डाल के एक अच्छा सा सलाद बना हुआ, और एक तरफ रखा है चाउमीन, और उसको बढ़िया से उसने पोंछ के बनाया बढ़िया से छान। अब ये तय कर पाना कि कौन सा मेरे लिए अच्छा है, ये कौन तय करेगा? खाना किसको है? क्यों? स्वाद इंद्रिय किसके पास है ना? ये जो जीव है इसमें स्वाद इंद्रिय है। क्या है? उसको ना चिकनी चकुड़ी चीजें बड़ी पसंद आती है। जैसे वो खाते हो तो आपके अंदर एक केमिकल सिग्नल जाता है ब्रेन को, थोड़ा और इसमें सॉस डाल दिया जाए, केचप, और उसको खूब बढ़िया से मिक्स किया जाए, बड़ा मजा है। अब ये बताओ, वो बेचारा पालक तो सड़ जाएगा ना, लेकिन वो जो चाउमीन है 4 दिन में भी नहीं सड़ेगा, क्योंकि उसमें इतने सारे क्या कहते हैं, इतने सारे पेस्टिसाइड्स डाले हुए हैं, या फिर उसमें इतने सारे चीजें डाली है जो उसमें कीड़े नहीं लगते। राइट? बेटा सीधे बैठो, अगर आप अपने तकलीफ में तो उसको भी तकलीफ नहीं दे रहे, क्योंकि जैसे हमारे, मैं टॉपिक थोड़ा वापस लेता हूँ, जैसे हमारी बॉडी में कहीं दर्द होगा तो क्या हम सुनने की अवस्था में रहते हैं? हमारा सारा फोकस किस में रहता है? वेरी गुड। इसलिए मैंने पहले ही बोला कि अपने भी बैठो और साथी को भी साथ में बैठाओ शांति से, क्योंकि अगर ये ग्रुप नहीं रहेगा तो क्या आप मेरी बात सुनोगे? आधे का मन इधर भागेगा, आधे का मन उधर भागेगा। तो ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोग सोचते हैं कि ये स्कूल बेकार है, नहीं। एक समूह में रहना हमारी मजबूरी है। जब हम जंगल में पहले रहते थे ना, आदिवासी होते थे, तो भी हम समूह में रहते थे ताकि हम अपने डर के आगे जा सकें। अगर अकेले रहते तो क्या होता? जानवर चीड़ फाड़ देता, है ना? तो इसीलिए पहला चीज क्या है, हम कंफर्टेबल रहे और बगल में कंफर्टेबल रहे और अपने साथियों का शुक्रगुजार रहे कि वो मेरे साथ इस एनर्जी के साथ इसको शेयर कर रहे हैं। तो कोशिश करो अपने भी तकलीफ ना दो और अगले को भी ना दो। तो जो प्रिजर्वेटिव्स हम लोग डालते हैं इसके अंदर, चाउमीन के अंदर, अगर 10 दिन तक वो रखा रहेगा तो खराब होगा। उसमें एक्सपायरी डेट रहती है, लेकिन उस खाने की नहीं रहती है, वो उस केमिकल की रहती है जो उसको मेंटेन कर सके। अभी हम लोग पालक, मूली के पत्ते और स्प्राउट्स क्यों नहीं खाए, जो उसमें चना और मूंग दाल सरसों में भिगो के रखा कटोरी में? क्योंकि हमने अपनी स्वाद इंद्रियों को उसका स्वाद लेने नहीं दिया। हमारे मन में आ गया, हमने टेक इट ग्रांटेड ले लिया, तो हमारे खेत में होता है, ये क्या इंसान का खाने लायक है? लेकिन वही चीज असली है ना? ये तय कर पाना कि हम क्या अच्छा खाएं क्या बुरा, ये हमारे मानसिक और हमारे विचारों पे डिपेंड करता है। तो पहली चीज कि क्या आपसे आप लोग गोलगप्पे खाओ, लेकिन महीने 1 महीने में, क्योंकि मन है ना बच्चों का, स्वाद तो होना चाहिए। लेकिन अगर रेगुलर घर में खाओगे तो अच्छा रहेगा, या फिर ये कहना आज खा ले कल ना खाए, कल का एक बार आज खा ले कल ना खाए, आज आया फिर आज ही कल खाए, तो ना आज कभी आता है ना। तो अभ्यास करो अपने मन को, अपने मन को सबसे पहले समझाओ कि जो कोको कोला हम पौधों को नहीं दे सकते, जो कोको कोला हम गाय भैंस को नहीं पिला सकते, किसी जानवर को, वो हम अपने पेट में क्यों डालें? है ना? क्या आप पेड़ पौधों को ये डाल सकते हो कोको कोला जो आजकल बड़ा स्वाद लेके लोग पीते हैं? किसी को लगा पहले नहीं खाया, काला वाला दिया, काला वाला और सफेद वाला, ठीक है? तो स्वस्थ रहने की सबसे बड़ी स्थिति यही है कि हम ये तय करना है हमें क्या खाना और क्या। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम खाएं तो हमारी बॉडी से एक एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है? और वो एनर्जी तय कर पाती है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। हमारा सामने वाले के साथ में कैसा व्यवहार होगा, वो एनर्जी डिसाइड करती है। घर के अंदर जब आप घुसते हो और अगर घर के अंदर घुसते हो तो मम्मी को देख के पहचान जाते हो कि आज पिटने वाले कि नहीं पिटने वाले। क्या मम्मी से हम अपनी बात रख सकते कि नहीं रख सकते? सेम चीज पिताजी के साथ भी है। वो कैसे पता चलता है?
उनके हाव भाव से। किसे? हाव भाव क्या होता है कि मैं शारीरिक रूप से कैसा खड़ा हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि इस वक्त उनके मुंह से निकलने वाले टोन किस स्पीड से निकल रहे हैं या किस ध्वनि से निकल रहे हैं, राइट? क्योंकि किशोरावस्था में क्या होगा, आपकी हाइट बढ़ी तो केवल हाइट बढ़ती है कि आवाज भी चेंज होता है? आवाज भी चेंज होती है। तो हमें अपनी आवाज विनम्र, नर्म और अच्छे स्वभाव के साथ और कॉन्फिडेंटली इतनी पिच निकालें कि दूसरे के कान तक जा सके, तभी ना भाषा पूरी होगी। भाषा आपको क्या किसी ने सिखाई? जिस भाषा में आप बात करते हो वो कैसे आपने सीखा? हाँ, कब सुना? और जब बचपन में थे तो क्या आपने 12 महीने से 1.5 महीने में बोलना शुरू कर दिया था? 12 महीने से 1.5 साल लगते हैं आपको बोलने में। मतलब ऊपर वाला पहले से फिक्स करके बोलता है पहले सुनो, पहले देखो, महसूस करो, तब ना सीखते हो। लेकिन अगर इंग्लिश, मैथ्स और साइंस पढ़ने के लिए बोल दिया जाए तो चक्कर आता है। ये भी तो भाषा है ना। साइंस विज्ञान की भाषा है, गणित नंबरों की भाषा है, राइट? और अगर कुछ सीखते हो तो, कुछ सीखने की इच्छा हो तो उसको भी देखना पड़ता है ना। पहले किसी को क्रिकेट खेलते थे, ऐसा नहीं पहले दिन जाके क्रिकेट खेलना शुरू कर दिए, पेट से निकले और अभिमन्यु की तरफ तीर चलाने लगे, तो नहीं ना। हम सब सीखते हैं, पूरी उम्र सीखते हैं। ये तय कर पाना कि भाषा तो हमें बोलना आगे 1.5 साल में, लेकिन कब, कहां, कैसे और किस तरीके से बोलना है ये पूरी उम्र लग जाती है। और कई लोग तो बुढ़ापे तक नहीं सीख पाते। होता है तो क्या उनकी इज्जत होती है? उनका बनता हुआ काम बिगड़ता है, बन जाता है। वेरी गुड। तो यहीं पे अभ्यास करना है कि अगर हमारी हाइट बढ़ गई, हाथ बढ़ गए, पैर बढ़ गए, तो हमें खड़ा कैसे होना है, बैठना कैसे है, और किसी के सामने जाए तो किस अदा से जाए ताकि सामने वाला उसको नेगेटिव ना ले। और ये कैसे आएगा? मैं नहीं सिखाऊंगा, ये आप खुद उसी तरीके से सीखोगे जैसे बचपन में आपने देख के सीखा। मैं केवल एक टॉपिक का नाम ले रहा हूँ, राइट? आपने कुछ फिल्मों में देखा होगा, जब हम एक, ये कला है, एक थंब रूल है कि जब कहीं भी आप खड़े हो तो अपने दोनों पैर पे बराबर खड़े हो, कहीं बैठो तो बराबर मुद्रा में बैठो, अपनी कमर सीधी करके। ये मुद्रा आपको ना एक कॉन्फिडेंस शो करेगा। अगर आपने किसी दोस्त को कोई काम दिया है और वो बंदा ऐसे लूज पुज होकर चल रहा, तो क्या आप उसको काम बताओगे? आप बोलोगे इससे बढ़िया ना नहीं कहिए। होता है ना, क्योंकि उसका बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि वो उस कैपेबल नहीं है, उस काम के लिए कैपेबल नहीं है। आप किशोर अवस्था में भले ही शारीरिक रूप से बड़े हो गए, परिपक्व नहीं हुए भी, समाज चाहता है कि आप इस शरीर, जो इतना बड़ा शरीर आपको मिला है, इसमें भी अब बहुत शक्ति भरनी बाकी है। बहुत शक्ति आएगी तुम्हारे अंदर, शायद इतनी शक्ति आएगी आप दीवार भी हिला दो। यंग रहते ना, कई बार ऐसे पेड़ पकड़ते ऐसे उखाड़ देते, गन्ना वाला ऐसे उखाड़ देंगे, जोश रहता है। लेकिन अगर कुछ सालों बाद होगा तो नहीं होगा। एनर्जी बहुत है तुम्हें, लेकिन ये जो एनर्जी है, ये जो शक्ति है, इसको संभालने और जिम्मेदारी करने की परिपक्वता आपके पास नहीं है। इसीलिए कानून कहता है कि आप 18 साल तक के हो जाओ तो आप गाड़ी चलाओ, आप 18 साल के हो जाओ तो वोटिंग करो, आप 21 साल की हो जाओ या 18 साल के हो जाओ तब आपकी शादी हो। क्योंकि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों तरीके से जब आप जिम्मेदारियां लेने लायक हो जाए, चीजों को समझने लगे, तो आपका विवाद कम हो जाएगा। इस उम्र में बड़े विवाद होते हैं, इतना तनाव है इस उम्र में, किशोर अवस्था में, कि आधे लोग तो अपने यहां से माने कि वहां तक सबके पास एक टेंशन है। कितना तनाव है, बहुत तनाव होगा कि खाना मेरे पसंद का नहीं बनता, बड़े भाई को ज्यादा प्यार करते हैं, छोटे भाई को ज्यादा प्यार करते हैं, देखो उसके मम्मी पापा कितने अच्छे हैं, इस बच्चे का इतना ख्याल रखते हैं, मेरे मम्मी पापा को देखो, मेरे को पढ़ाते लिखाते हैं, ये देखो मेरे कपड़े पुराने, मैं कब तक बड़े भाई बहन का कपड़ा पहनूं, अब तो मुझे नया ले दो, पुरानी किताबें भी मुझे लाके दे रहे हो। होता है ना, छोटी छोटी बात पे हम लोग विशुम सारा दिन झगड़ा और परेशान कौन रहता है? कौन? मैं। क्यों? दिमाग को जो काम करना चाहिए था, आपका इस उम्र में क्या काम है, आपकी प्राथमिकता क्या है? आपकी प्राथमिकता है आप क्या बनना चाहते हो और उस बनने के लिए क्या पढ़ाई की जाए। सड़क टूटी है, बिजली नहीं आ रही है, या खेत में भैंस भाग गई, क्या ये आपकी प्राथमिकता है? अगर आप पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो आपके माँ बाप कभी भी आपके काम के लिए नहीं, वो खुद सारे रिसोर्सेस ला के देंगे। जिस चीज की जरूरत है वो खुद देखेंगे बच्चा पढ़ रहा है, और कैसे पढ़ रहा है,
अगर वो जेन्युइनली पढ़ रहा होगा और उसकी बॉडी से एक एनर्जी निकलेगी, क्या निकलेगी? और वो एनर्जी माँ बाप को खुद इतना इंटरेस्ट लाएगी कि मेरा बच्चा बच्ची पढ़ रहा है, इसको सारी सुविधा मिल रही। अगर घर में कोई मेहमान आ गए तो उसको भी माँ बाप क्या बोलेंगे, आप बाहर बैठिए, है ना, हम लोग बाहर ही बैठ के बात करते हैं। वो आपको डिस्टर्बेंस देते हैं क्या? क्यों? क्योंकि वो लोग आपको स्कूल तैयार करके एक जैसे ड्रेस में भेजते हैं, खाना पीना पका के भेजते हैं, कोशिश करते हैं कि आपका स्कूल से समय से पहले काम खत्म हो जाए ताकि आप स्कूल जा सको, ताकि जो तकलीफें उन्होंने झेल रहे हैं या झेल चुके हैं वो आपको ना झेलना पड़े। लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं उस लायक नहीं है कि वो आपके बहुत सारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकते। आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आते हैं 24 घंटे, सुबह से लेकर शाम तक हजारों प्रश्न आएंगे, हजारों विचार आएंगे, जो कई बार कंस्ट्रक्टिव भी होते हैं और डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं। कंस्ट्रक्टिव मतलब एक ऐसा जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे, और एक जो पूरे घर को और खुद को तोड़ देता है। वो विचार क्या होते हैं? वो आपकी बॉडी में जब रिएक्शन देने लगे, फीलिंग के रूप में आने लगे, उग्र होने लगे। आपके दिमाग में कल्पना आना एक अलग बात है, लेकिन जब वो एक्शन में बदले, एक्शन समझते हो ना, वो कोई प्रक्रिया का रूप ले ले। जैसे आपने टीवी तोड़ दिया, बात बात में झगड़ा करने लगे, अड़ोसी पड़ोसी से नाराज रहने लग गए, किसी से बात करते हो लेकिन कभी बात ही नहीं करते हो, आपके अंदर एक डर बैठ गया। ये जब आपके रूप सामाजिक तौर पे दिखने लगे तो क्या होगा? आपके अच्छे किशोर बन पाओगे? एक डर जो आपको आगे बढ़ने से रोके, जो एक बीमारी का रूप ले ले, तब आपको ये ध्यान रखना है कि हमें सलाह चाहिए। क्या चाहिए? अगर एक दिन होता है तो कोई बात नहीं, मौसम का भी बदलाव हो सकता है, या फिर हो सकता है मेरी नींद पूरी ना हो, या मेरा खान पान अच्छा ना हो, या कोई ऐसी परेशानी है जो मैं किसी से बता नहीं पा रहा हूं, मेरे अंदर वो चल रहा है दिमाग में, लेकिन मेरे अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है, मैं तो सोते जा रहा हूँ या खूब खाते जा रहा हूँ या बात कर रहा हूँ तो कंटिन्यू बात ही करते जा रहा हूँ, है ना, होता है। या फिर मेरे को परिवार में रहने का मन नहीं कर रहा, भाग के दोस्तों के ग्रुप में जा रहा हूँ और वहां जाके बदमाशी करके आ रहा हूँ। आप करना नहीं चाहते लेकिन ऐसा हो रहा है, तब क्या करना है? हमें सबसे पहले सलाह लेनी है। इससे वो भी कब? जब ये चीज एक हफ्ते के ऊपर हो जाए, या फिर आपको लगता है कि अब ये मेरे कंट्रोल के बाहर है। ये कौन पता करेगा? हमारे यहाँ तो लतिया देते हैं, दौड़ देते हैं, और अगर ज्यादा हो गए तो कैनी लेके छील के मारते हैं कि अब्बा खंड देव ना तो इनके सही नहीं है, ऐसे बोलते ना। तो ये पिटने से बचने के लिए सबसे पहली चीज, बचने के लिए नहीं है, ये मेरे लिए, इसके लिए ये मेरे ऊपर है कि मैं अपनी चीज को पहचानूं, क्या जो मेरे अंदर कल्पना है, जो घबराहट है, और उसके लिए मैं सलाह लूं। किससे लूं? सलाह लेते हो? बीमार होते तो डॉक्टर साहब के पास जाते हो? आपका टूट गया तो क्या खुद ही इलाज करते हो? जुकाम खांसी हो जाती तो होता है। तो कई बार क्या होता है, जब जुकाम होता है तो नाक में कुछ फंसने लगता है, तो तुम्हें पता चलता है कि कुछ तबीयत खराब सी हो रही है, डल फील हो रही है, तो माँ बाप को बताते तो माँ क्या करती है? माँ बाप काढ़ा बना के देते हैं, बेटा ये करो ये करो। कैसे देते हैं? वो क्या डॉक्टर है? नहीं। सबसे पहले सलाहकार कौन हुए? माँ बाप। आपके अंदर जब मानसिक चीज पे ऐसी चीजें आए तो सबसे पहले आप तय करो कि आप अपने माँ बाप से खुलकर बात करो, क्योंकि कई बार बहुत सारी ऐसी मानसिक बीमारियां होती हैं जो आप खुलकर बात करते हो तो उसकी समस्या वहीं खत्म हो जाती है। आप घर में बैठो माँ बाप के साथ में, तो मैंने दो चीज बताई है, ऐसा नहीं है सुना पापा, ऐसे नहीं, मतलब आपका अपना तरीका हो सकता है, लेकिन आपका बॉडी गेस्चर कैसा और आपने उसको कैसे बोला, इस पर निर्भर करता है। अगर आप अपने माँ बाप के साथ बैठ के आराम से सलाह लेंगे तो सबसे पहली चीज आप तय करते हो कि आपके माँ बाप के साथ आपका संबंध बहुत अच्छा होता है, आपका प्यार और इफेक्शन जो होता है बहुत बढ़ेगा। दूसरी चीज आप ये तय करते हो कि आपकी गोपनीयता बरकरार रहती है। इस उम्र में हर कोई चाहता है कि उसकी बात गोपनीय रहे, है ना। बहुत सारी बीमारियां आती है, चाहे मानसिक हो चाहे स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, है ना, या फिजिकल लेवल पे हो। तो अगर आप माँ बाप से सलाह लेते हो तो आपको अपने तजुर्बे के हिसाब से वो देंगे, नहीं तो उनके कॉन्टेक्स्ट इतने सारे होते हैं, इतने इंफॉर्मेशन, उनको पता है कि सही सलाह और गोपनीय तरीके से हमारी सलाह कहां से मिलेगी। गोपनीय जानते क्या होता है? व्यक्तिगत नहीं जानते कोई? नहीं। गोपनीय मतलब प्राइवेसी इंग्लिश में बोलते हैं। हर इंसान अपनी बात को छुपा के रखना चाहता है, लेकिन किन बातों?
स्वास्थ्य से संबंधित, अपने दिमाग में चलने वाली चीजों को लेकर और अपने जो विचार आ रहे उनको रखते हो ना। बहुत लोग होते हैं बातुनियों बोल देते हैं, बोलने मतलब करते भी नहीं फिर भी बोल देते हैं, वो एक अलग कहानी है। लेकिन हर कोई चाहता है कि वो अपनी बातों को गोपनीय रखे। वो नहीं चाहता कि अगर मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दुनिया को पता चले, ऐसा है। तो गोपनीय रखना आपका यूनिवर्सल राइट है, मतलब यूनिवर्सल अधिकार है। मतलब यूनिवर्सल मतलब आपको ये ऊपर वाले ने दे दिया, आप अपना व्यक्तिगत रखो। तो व्यक्तिगत कौन रखता है? माँ बाप रखते हैं ना? नहीं, कितनों के माँ बाप नहीं रखते, वो पीट देते हैं, उनमें उनकी गलती है ही नहीं। इसीलिए मैं बाहर नहीं गया समाज में, मैं इसलिए आप तक आया क्योंकि किशोर अवस्था बालपन से लेके बड़े होने तक की एक अवस्था है, राइट। तो जो छोटा बच्चा रहता है, क्या मैं उसको समझा सकता हूं? क्या उसको मेरी बात समझ में आएगी? अगर मैं उसको कोई एक्सरसाइज बताऊंगा तो उसको एक्सरसाइज करके दिखानी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि आप किशोर अवस्था में हो और बड़े भी नहीं हो, आपके दिमाग में बनने वाली सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटा यूनिट न्यूरॉन, क्या न्यूरॉन, इतना सारा आपके दिमाग में इस वक्त फट रहा है, इतना ज्यादा आपके दिमाग में है, इतना ज्यादा तेजी से चल रहा है, लाखों न्यूरॉन्स आपके दिमाग में इस वक्त चल रहे हैं। और इसी की देन है कि आप सपने भी देखते हो, दिन में भी सपने देखते हो, रात में भी सपने देखते हो। इसी का कारण है कि इस वक्त आप मेरी बात सुन रहे हो और सुनने के बाद उसको कल्पना भी करते हो। कितने लोग यहाँ पे भी कल्पना की दुनिया में चले गए होंगे। और यही कारण है कि आप कोई भी काम इस उम्र में आसानी से सीख सकते हो और सीखने के बाद उसको अपनी पर्सनैलिटी या आदत बना सकते हो। चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे अच्छा स्वास्थ्य हो, चाहे अच्छा आपको हेल्थ बनाना हो, मतलब एक्सरसाइज करना हो। एक्सरसाइज करना भी डिफिकल्ट काम है कि आसान काम है ना? वेरी गुड। तो मैं वापस इस पे आऊंगा, लेकिन पहले सलाह वाली चीजें खत्म करें। जो हमारे माँ बाप है सबसे पहले सलाहकार और सबसे पहले गुरु या पहले टीचर होते हैं। जिस तरीके से माँ बाप आपकी बातों को गोपनीय रखते हैं और कोशिश करते हैं कि ऐसी सलाह दे जिससे परिवार में और आपका और समाज में शांति बनी रहे, किसी को आपके बारे में पता नहीं। ऐसे ही स्कूल में एक टीचर होते हैं। क्या होते हैं? दूसरे कौन होते हैं? टीचर या काउंसलर, जो आपकी बात पूरी तरह सुनते हैं। जैसे आप लोग अभी बैठ के मेरी बात सुन रहे हैं, सुनना पहली क्रिया क्या है? सीखने की, राइट। और उसके बाद जब हम पूरी बात सुनते हैं तभी हम विश्लेषण पे आते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे सॉल्व किया जाए। अगर अधूरी बात रख दी जाए तो क्या पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी? और इस सुनने की क्रिया में होते हैं प्रश्न। क्या होते हैं? ऐसे प्रश्न जिससे ये जानने की कोशिश हो कि ये स्थिति कैसी है और इसको और सही तरीके से कैसे ठीक किया जा सकता है। तो हमारे स्कूलों में या टीचर हो या काउंसलर, हमें दूसरी सलाह उनके साथ रहनी चाहिए, क्योंकि हम लोग दिन का मैक्सिमम टाइम उनके साथ बिताते हैं। ठीक है। तीसरे होते हैं डॉक्टर्स या काउंसलर। क्या होते हैं? डॉक्टर या काउंसलर वो होते हैं जो एक क्वालिफाइड और व्यावसायिक लोग होते हैं, जिन्हें पता है कि बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए, राइट, और उसका पूरी तरह निवारण कैसे किया जाए बिना केमिकल दिए। दवाई क्या है? केमिकल है ना। तो क्या इस किशोर अवस्था में जो केमिकल की आदत पड़ेगी तो हमारे ऑर्गन्स बहुत नए हैं ना, जो अंग है बहुत नए हैं ना, वो खराब होने लगेंगे। हमें कोशिश करना है कि हमें हेल्दी रहना है। क्या रहना है? तो हो गए काउंसलर। इसके अलावा भी आपके पास में इंटरनेट, कितने लोग इंटरनेट यूज करते हो? हाँ, अरे गेम खेलने के लिए फ्री फायर, पबजी, कैंडी क्रश। अरे अपना ना यूज करो, मम्मी पापा का, भाभी का, चाचा का, दोस्त का, यार का, किसी का कोई यूज नहीं करता। सब लोग करते हो ना, तो फिर ताली तो बजाओ। देखो मेरी बात सुनो, थोड़ा टांग लंबी कर लो, जो लोग बैठने में लगी करो करो, एक बार खड़े हो। मुझे लगता है बैठे बैठे कुंडे जाम हो।
चलो पीछे ठीक था, अब तो आगे जा रहे। बहुत थैंक यू। थैंक यू ना। आराम मिला कुछ? चर्चा खत्म हो गई? बड़ी गंभीर समस्या चल रही थी कि हमारी सीट थी, तुम्हारी सीट थी, और अभी भी मैं कंफर्टेबल नहीं बैठी क्योंकि मेरे कपड़े गंदे हो जाने हैं। और धोने किसको है? और अभी कुछ लोग एक्सरसाइज करने की बात कर रहे थे साइकिल पे। जब हम साइकिल पे चलते हैं या सीढ़ी चलते हैं, वो एक्सरसाइज नहीं होती है। पूछो क्यों? आपका दिमाग क्या साइकिल पे रहता है? आसपास की सारी चीजें देख रहा होता है और ये समझ में आ रहा था कि स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। तो जब दिमागी तौर पे आप संतुलित नहीं हो तो क्या वो एक्सरसाइज होगी? अगर आप खाते हो, आज मोबाइल देख रहे हो या कुछ काम कर रहे हो, तो क्या खाना आपके शरीर को लगेगा? तो क्या होगा? दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खाना तो अपनी जगह पे जाएगा, लेकिन वो भूल जाएगा कि जो हमारे सलाइवा निकलने चाहिए, जो टेस्ट आना चाहिए, वो मिलेगा, क्योंकि वो उस पर फोकस नहीं कर पाएगा। खाना केवल हम लोग मुंह से नहीं खाते हैं, उसकी खुशबू से खाते हैं, उसको स्वाद लेके खाते हैं। और कितनी बार चबाते हैं? 32 टाइम्स। 32 दांत है ना? और जब खाते हैं तो खट्टी से खट्टी चीज भी खाए या तीखी से तीखी चीज, अगर हम उसको 32 बार चबाते हैं और तसल्ली से धीरे धीरे स्वाद लेके खाते हैं, तो क्या आप ये तय कर पाते हो कि आपका डाइजेशन मुंह से शुरू हो गया, पाचन क्रिया मुंह से चालू हो जाती है? क्यों? मुंह से निकलने वाले जो सलाइवा है वो वहीं पे उसको केमिकल मिलाना शुरू कर देते हैं, और जब उसका स्वाद आता है तो वो परमानेंट आपके दिमाग में जाता है और आपके सारे सेल्स को पता चल जाता है कि भैया खाना आ रहा है, लेट्स एंजॉय। ये खाना आपके केवल विचारों से ही नहीं आते, आपकी बॉडी से निकलती है एनर्जी। क्या निकलती है? और वो एनर्जी क्या कहलाती है? ऊर्जा। वो तो हिंदी में नहीं है। मैंने जैसा एक्सप्लेन किया कि जब बॉडी हमारे अंदर कुछ भी विकार आते हैं तो हमारी बॉडी एक तरीके से वाइब्रेट करती है। क्या करती है? वो वाइब्रेशन हमारे शरीर में क्यों आते हैं? जैसे ये जो है ना, नॉन लिविंग थिंग है, इसकी एक अलग वाइब्रेशन है। अगर मैं इस दीवार पे मारूं तो उसकी आवाज अलग होगी, उस लोहे की अलग होगी। ऐसे हमारी बॉडी की एक वाइब्रेशन निकलती है, और वो वाइब्रेशन जो होती है वो एक एनर्जी होती है जो हमारे खाने में, हमारे काम में ट्रांसफर होती है। किस पे होती है? और यही तय कर पाता है कि सामने वाला कैसी प्रक्रिया देने वाला है। तो घरों में जो खाना बनता है वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ बनता है। क्यों बनता है? ज्यादातर वो इसलिए बनता है क्योंकि मम्मी वो खाना अपने परिवार का पेट पालने के लिए, बेचने के लिए नहीं, तो उसमें एनर्जी कौन सी गई? पॉजिटिव और अच्छे विचारों के साथ। वो ये तय करके बनाती है कि अगर कोई चीज गिर गया तो उसको कितनी बार धोती है ना, तो उसमें जो खाने में एनर्जी गई कौन सी गई? लेकिन अगर बाजार में जो बिकता है, जो भी कुछ हम खाते हैं, उसमें कौन सी एनर्जी आ रही है? नेगेटिव। क्योंकि वो कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता है, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता है। इसीलिए बाहर की मिलने वाली कोई भी चीज हो, कितने भी साफ तरीके से हो, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति तय करती है कि वो उसमें खाने में एनर्जी क्या है। इसीलिए आप देखो, कोई बोलेगा मैं तो गांव में रहता हूँ, इतनी शुद्ध हवा है मेरे पास, ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में, इतने सुंदर पेड़ पौधे, मैं तो सब्जी खेत से उगा के खाता हूँ, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम लोग अस्वस्थ क्यों है? क्या गांव से ज्यादा शहरों में सुविधा है? नहीं है। 10 फुटिया गली के अंदर ना तो ऑक्सीजन मिल रही है, ना बराबर सूरज की रोशनी मिल रही है, ना बराबर ऑक्सीजन मिल रहा है। सब जगह नाले की बदबू, प्लास्टिक फेंका हुआ है, धुआं है, सारा दिन बसता रहता है। उसका दिमाग कंट्रोल में नहीं है, उसका दिमाग एकदम उड़ा हुआ है। रात को देखो, घड़ी भी चलती तो कैसे आवाज देती? टक 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 आवाज सुनाई देती है रात को। कई बार लगता है घड़िया बन गई, सुनता ना होता है। ये गांव में सुन सकते हो, शहरों में होता है? शहर में तभी होगा जब रात के 10, 11, 12 बजे पूरा शहर साथ हो जाए, जो कि इंडिया में कोई ऐसा रूल ही नहीं है। इंडिया में कोई ऐसा रूल नहीं है, विदेशों में तो फिर भी है, लेकिन इंडिया में ऐसा रूल नहीं है कि 10, 11 बजे के बाद भी शांति बनाएंगे। होता है? देखो कि यहाँ पे भी त्योहार शुरू हो जाएगा तो रामायण की बात, मैं किसी धर्म के लेके बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो ध्वनि हमारे शरीर के अंदर ऐसी चीजें उत्पन्न करता है जो हमारे विकार बनते हैं, आगे चल के हमें प्रॉब्लम्स करते हैं।
जब आप मानसिक तौर पे स्थिर नहीं रहोगे तो आपका ना तो सुनने का मन करेगा, ना पढ़ने का मन करेगा, ना खाने का मन करता है और ना ही आपको दोस्ती रखने का मन करता है। तो हमें किशोर अवस्था में ये प्रैक्टिस करना है कि हम अच्छी चीजों को देख पाए, अच्छी चीजों को सुन पाए और अच्छी चीजों को पढ़ पाए। कितने लोग पढ़ने की क्रिया करते हैं? 1 2 3 4 5 6 सब लोग पढ़ते हो? आपने हाथ में करे हाथ पढ़ने के लिए क्या पढ़ती है? हाँ जी, सब्जेक्ट में क्या पढ़ती है बताइए? क्वेश्चन आंसर और उसी के बारे में सोचती है। वेरी गुड, आपने भी हाथ उठाया था। हाँ, क्या पढ़ते हो? अरे शिक्षा के बारे में सब पढ़ते हैं। नहीं, मैं जो बता रहा हूँ वो भी शिक्षा है। यहाँ पे लिखा है एक शब्द अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। अगर एक को खोजने लगोगे तो पता चला इसकी एक अलग से किताब ही निकल जाएगी। हाँ बताइए क्या पढ़ते हैं? क्वेश्चन आंसर। वेरी गुड, ताली बजाओ। मेरा पढ़ने लिखने से संबंध आपकी किताब में जो आपकी कोर किताब है, क्या है? कोर किताब क्या है? जिस किताब में प्रश्न उत्तर के अलावा पूरा संक्षिप्त में समझाया हुआ, पूरी चीजें कंप्लीट समझाई है डिटेल में। किताब होती है ना, उसमें डिटेल में किसने इन्वेंशन किया, कब किया, कैसे हुआ, ये चीज मार्केट कैसे समझ में आती है, ये किताबों में क्यों डाला गया, इसके पीछे क्या कारण थे, है ना। जब आप उसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, क्या करते हैं? जब आप उसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं तो वो पढ़ना होता है। आपके दिमाग में कोई थॉट आया, क्या आया? कोई विचार आया कि किशोर अवस्था क्या है, आप इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हो। कैसे? इंटरनेट पे जाके सर्च करते हो किशोर अवस्था क्या है, इससे देश को क्या फायदा है, इसे हमें ही क्यों बताया जा रहा है, हम क्यों किशोर अवस्था में आते हैं। क्योंकि मैंने आपको बता दिया 9 से 18, और इसकी क्या फायदे है। जब आप उसको खोजना शुरू करोगे तो इसके हजारों किताबें मिलेगी, आपको हजारों साइंटिस्ट के नाम आएंगे जिन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ इसी पे लगा दी, ये खोजने में कि मैं अभी तक सुधरा क्यों नहीं, और ऐसा क्या चीज है जो हम लोग किशोर अवस्था को सिखाया जाए ताकि आने वाले 10-15 सालों में हमारा समाज ऐसा हो सके। ये कोशिश मेरी नहीं है, लाखों लोगों की कोशिश है। क्योंकि इस समय ही आप अपनी आदतों को अपनी पर्सनैलिटी बना सकते हो। आपको देख के बोलते ना वो जेंटलमैन जा रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, कैसे बोलते हैं? वो देखो जेंटलमैन जा रहा है, कैसे बोलते हो? उसे कपड़ों से या पैसे उड़ाने की या स्टाइल से? जब आप देखते हो जेंटलमैन जैसा बिहेव कर रहा है, एक लेडी जैसा बिहेव कर रही है, तभी ना बोलते हैं कि ये जेंटलमैन है और ये लेडी है। उसके आचार व्यवहार, बात करने से, उसका इनिशिएटिव काम करने का। ईना के घर में गए और बोले ए सुना कि तबीयत दिया, जब तक वो किताब छोटा लाके न दिया या माँ बाप न दिए तब तक आप उठ के नहीं लोगे। ये तय करवाना कि मेरा काम नहीं करूंगा और मेरे से बेहतर कोई नहीं कर पाता, ये जवाबदेही तय करता है मेरी। किसी काम के लिए मैं किसी पे निर्भर हूं, उससे बेटर है कि मैं वो काम स्वयं कर लूं। ये आदत आपको विकसित करनी है। आपको तय करना है कि 2 कदम बढ़ा के गिलास का पानी पी के उसको सही जगह पे रख देना, ढकरा देना नहीं। होता है ना आधे पर। ये बड़ा कॉमन है कि आपने पानी पिया, वो गिलास वहीं रख दिया और वो गिलास इन्फिनाइट टाइम तक वहां रहेगा जब तक कि मम्मी या पापा या कोई जिम्मेदार आदमी उसको ना हटा दे। अगर हमने ये आदत विकसित की कि हमने पानी स्वयं लिया, पानी पिया और उसको अगर टाइम मिला तो धो दिया, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, और धो के वापस रख दिया, तो आप ये तय करते हो कि आप स्वयं की इज्जत करते हो। स्वयं की इज्जत क्यों? गिलास धोना कैसे स्वयं की इज्जत है सर? उससे खड़े होने वाली परेशानी आपको रोकती है। अगली बार जब आप पानी पीने जाओगे तो आपको धुली गिलास मिली, आपके मम्मी पापा के पास एक्स्ट्रा टाइम मिला, प्लस जो आपका घर था वो अच्छा दिख रहा है कि वो टाइडी है, कि गिलास अपनी जगह पे है। अदरवाइज घर के अंदर अगर कोई मेहमान आएगा तो कितना परीक्षण टाइप कर रहा है, गिलासिया देखा यहीं पड़ा, खाना खा के यहीं छोड़ दे रहे होता है। ये छोटा सा काम, ये क्या है? ये छोटा सा काम जब आप बड़े हो जाओगे तो ये आपकी बड़ी आदत बन जाएगी। और जब आप कहीं नौकरी पे जाओगे या रिसर्च में जाओगे या कहीं जॉब पे जाओगे तो ये आपकी इज्जत बढ़ाएगा, क्योंकि आपकी आदत हो गई है कि आप कोई भी काम करते हो तो उसे कंप्लीट करने की आदत रखते हो।
आप अपनी जिम्मेदारी ले रहे हो, आप कपड़े पहन के जाते हो यूनिफॉर्म के, तो उसको लुड़ेल मुड़ेल की जगह पे रखने की जगह पे उसको चपत के अच्छी तरह झाड़ के अगर हो सके उसमें प्रेस करके रख दोगे तो आपका टाइम बचेगा, क्योंकि कल सुबह कौन पहन के जाने वाला है? वो मैं। जबकि आप सुबह उठ के उस कपड़े को खोजोगे, सीधा करोगे, इस्त्री करोगे, कितना टाइम गया? मैं टाइम की बात क्यों कर रहा हूं और ये चीज क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज है जो कभी वापस नहीं आती। चाहे उसे आप लड़ाई में खत्म कर दो, चाहे ये छोटे मोटे दिन भर के आधे से ज्यादा काम इसी में जाता है। कॉपी खोजना, कॉपी किताब खोजना, फला से कॉपी किताब मांगने जाना, ढकाना से वो काम कराना, या फिर दिमाग में बदमाशी लाना। और बदमाशी कैसे आती है? सेम वही चीज जो हम लोग खाना खा रहे हैं ना, खाना चाउमीन, वो हमारी जबान पे फिसलता है तो टेस्ट अच्छा लगता है और हमारे अंदर ऐसे केमिकल आते हैं कि फिर से वो खाने की इच्छा होती है। आज खा लिए, फिर कल खाएंगे, फिर परसों खाएंगे, फिर परसों खाएंगे, फिर उसके लिए हम लोग गलत रास्ता तैयार करेंगे। हर बुरी चीज अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ऐसे एकदम आदमी को ना हिप्नोटाइज कर देता है, आकर्षित करता है, ऐसे जैसे घूमता है ना, तो ऐसे बंदी करना। अगर कोई आदमी आपको बुरा सिखाएगा तो बड़ी जल्दी समझ में आएगा, लेकिन अगर कोई अच्छी चीज सिखाएंगे तो क्या आएगा? बुरा खाना हो तो बड़ी जल्दी खाने में जाएगा, खा भी लेंगे, शायद फिनिश भी कर देंगे। लेकिन अगर बोल दे कि बेटा आज खिचड़ी बनेगा, तो आधे लोग तो खिचड़ी में कोई कहेगा बेटा आज खाना बनाने का मन नहीं है, आज सिर्फ सैलेड खाएंगे, सिर्फ सलाद जो खेत में हुआ है, मूली हो गया, चुकंदर हो गया, सगमल हो गया, सबके पास है ना कुछ, वो खाने के लिए वाली तो खाने वाली चीज है। लेकिन तय मान लो कि अगर आपने ऐसी आदतें विकसित कर रहे हो तो आप जब कभी भी ऐसी परिस्थिति में फंस जाओ जहां पे इन सब चीजों का अभाव हो तो आप उससे निकल सकते हो। खुश रहने के लिए कोई हमें सामान की जरूरत नहीं है, खुश होने के लिए हमारी मनोदशा अच्छी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कई लोग होते होंगे सोचते होंगे अगर हमारे पास कार रहता बहुत खुश हुई, हमारे पास मकान हो तो बहुत खुश हुई, हम अच्छे स्कूल में पढ़ी तो हम बहुत बढ़िया नंबर लाए। होता है? नहीं। हम पूर्ण होने के चक्कर में कभी ना रहें। हम अभ्यास करें, जो चीज मेरे पास अवेलेबल है पहले मैं उसको अच्छी तरह ज्ञात करूं। जैसे इस वक्त आपके पास जो किताब भी है, उस किताब की लाइन टू लाइन पढ़ लोगे तो आपका 90% सब्जेक्ट यही क्लियर हो जाएगा। जो 9th क्लास के बच्चे भविष्य में कुछ बनना चाहते हैं, अगर वो अपने फोन का सही इस्तेमाल करें, किसके ऊपर? फोन का। अगर आपको कुछ भी बनना है, मान लीजिए डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर किसी को साइंटिस्ट बनना है, किसी को अच्छा गायक बनना है, अच्छा क्रिकेटर बनना है, अच्छा फुटबॉलर बनना है, अच्छा चेस प्लेयर बनना है, या अच्छा टीचर बनना है, या फिर उसको ये कुछ नहीं बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है। क्या बनना है? अच्छा इंसान हर व्यवसाय में फिट हो जाता है। एक अच्छा इंसान है तो अच्छा बेटा बन सकता है, अच्छा माँ बाप बन सकता है, अच्छा चाचा बन सकता है, भतीजा बन सकता है, और वो समाज के हर जगह पे फिट हो जाता है। राइट? ये फोन कैसी हेल्प है? हम लोग डरते हैं ना, लेकिन अगर फोन का सही इस्तेमाल करेंगे तो आपके माँ बाप कभी भी आपको फोन देने से मना नहीं करेंगे। हम सारा दिन इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? गाना सुनेंगे, गंदे वीडियोस देखेंगे, गंदी चीजें पढ़ेंगे और उसको शेयर भी करेंगे। एक बार ये फोन खोलो और इससे पूछो कि मेरी सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? रीडिंग ना कर पाना, या शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाना, या मुझे स्पेलिंग नहीं आती है, ये बड़ा प्रॉब्लम है ना? या फिर इस शब्द का अर्थ क्या बनता है, अगर वो इंग्लिश का शब्द है या हिंदी का, उसका अर्थ क्या आता है और उसको कहां फिट कर सकते हैं। तो ये फोन कैसे इस्तेमाल रहेगा? क्योंकि अगर ये चीजें हमारी तय हो जाए, राइट, तो हमारा मानसिक स्थिति थोड़ा सा अच्छा हो जाए और हम कभी भी ये ना सोचें कि हम छोटे गांव से या छोटे शहर से हैं। क्या शहर और गांव छोटे होते? नहीं, ये हमारी मानसिक स्थिति है जो उसको छोटा बनाती है। कोई भी नाम अपने आप में छोटा बड़ा नहीं होता, वो हम तय करते हैं कि कौन छोटा है कौन। आप लोग जाओगे बड़े शहर में, देखोगे थोड़ा सा अच्छा कपड़े पहना तो घबराने लगोगे और उससे 2 सवाल पूछोगे, उसको कुछ नहीं आएगा। उससे ज्यादा नॉलेज आपके पास होगी लेकिन कॉन्फिडेंट उसके पास ज्यादा है। और वो कॉन्फिडेंट कैसे आया? नॉलेज से, इंफॉर्मेशन से। किससे? नॉलेज और इंफॉर्मेशन कहां है? आपकी किताबों में, आपके मोबाइल में। और कैसे सर्च करना, मैं एक एग्जांपल देता हूं और देखो, जाके कोशिश करो।
तुम्हें पता है इस फोन पे केवल लिख ही नहीं सकते, बोल भी सकते, राइट? और इससे बुलवा भी सकते हैं। मालूम ये बात? तो जब हम किताबें पढ़े और हमें प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम आ रही है तो हम सुन सकते हैं। हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? 5। ऊपर वाले ने सारे ऑप्शन दिए। आप लिख सकते हो हाथ से, मुंह से बोल सकते हो, कान से सुन सकते हो और आंख से, और कई बार महसूस भी कर सकते हैं ना। वो कैसे करोगे इसे? देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं। कोई भी एक शब्द अगर यहाँ पे नेटवर्क पकड़ेगा तो ये बड़ा चैलेंज है, और नेटवर्क ना हो तो ऑफलाइन आप शहर में, हर कोई शहर में जाता ही होगा, है ना? जब भी किसी के घर जाओ तो उसका मोबाइल लेकर अगर सही इस्तेमाल कर सकते हो, और जब आप अपने माँ बाप के सामने बैठ के उस किताबों के बारे में पढ़ोगे तो आपके माँ बाप खुद आपको मोबाइल देंगे। स्कूल में लेकर ना आओ, क्योंकि स्कूल एक क्या जगह है, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन नहीं चाहते। क्या नहीं चाहते? आपका ध्यान आकर्षित ना हो, इसलिए मोबाइल मना करते हैं। मोबाइल मना करने का यही सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे आके आपका ध्यान आकर्षित होगा, आप गलत रास्तों पे ना चले जाओ, इसीलिए स्कूल में मना किया जाता है। ताकि जब टीचर पढ़ाए, क्योंकि टीचर भी तो इंसान है ना, है ना? वो भी सीख रहा है, वो भी याददाश्त रखता है, क्योंकि दिमाग भूलने के लिए बना है ना। आप भी भाई बहुत सारी बातें भूल जाते हो, तो क्या अपने आपको सजा देते हो? क्या अपने आपको मजाक बनाते हो? तो इसी तरीके से दिमाग भूलने के लिए बना है, लेकिन उसको याद रखने का तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले अपने फोन का यूज बताते। किशोर अवस्था क्या है? वस्तुतः किशोरावस्था यौवनारंभ से परिपक्वता तक वृद्धि एवं विकास का काल है। 10 वर्ष की आयु से 19 वर्ष तक की आयु के इस काल में शारीरिक तथा भावनात्मक स्वरूप से फोन आ गया, सॉरी यार, ये डिस्ट्रक्शन है। समझ में आया बात? अगर मुझे कोई शब्द बोलने नहीं आता तो मैं उसको प्रोनाउंस करा सकता हूं। कैसे देखो, एडोल्सन को प्रोनाउंस करो। मैं बोल के कर रहा हूं, लेकिन आप इसको प्रोनाउंस भी करवा सकते हो टाइप करके। उसमें लिखो प्रोनाउंस। अच्छी चीज है कि बुरी लग रही है? जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल है। जब भी टीचर पढ़ाए इसे घर में जाके तुरंत अभ्यास करो, खोजो, दोस्तों से डिस्कस करो। दोस्तों से फालतू चीजें ना डिस्कस करके अगर पढ़ाई भी करोगे तो आप पे काम की रहेगी, और वो कौन करेगा? मैं। मेरे को ये रहा, ध्यान से सुनना, शांति बनाओगे तभी सुन पाओगे। मेरे माइक का स्पीकर थोड़ा स्लो है। बाहर से आवाज आ रही है। आया समझ में? आपको हेल्प किया एडोलसेंस बोलने में, ठीक है? इसको स्लो भी करवा सकते हो, फास्ट भी करवा सकते हो, दोनों तरीके से। ये एक तरीका है। हमें यहीं पे डर लगता है ना कि हम प्रोनाउंस करेंगे तो कैसा दिखेगा। डर खत्म हुआ तो ताली तो बजाओ यार। क्योंकि ये सामाजिक टूल है। क्या है? आज की डेट में ये बहुत कॉमन है। हर किसी की जेब में 2-3 मिल जाएंगे, एक में 2-3। जिस तरीके से माचिस एक स्थिति पे डिपेंड करता है कि वो सामने वाला कैसे यूज कर रहा है, घर जलाने के लिए या दिया जला के पढ़ने के लिए, ऐसे ये मोबाइल। अगर मुझे कोई शब्द लगा, मेरे अंदर घबराहट हो रही है और अजीब सी फीलिंग आ रही है, मैं नहीं जानता कि शब्द क्या है, इस शब्द को कैसे पुकारा जाता है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें जाके अपनी भावनाओं को लिखता हूँ कि मेरी बॉडी का ब्लड प्रेशर मेरा बहुत तेज चल रहा है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, भूख नहीं लग रही, क्या कारण हो सकता है, तो उसका शब्द इसमें से निकल के आएगा। और जब उस शब्दों को अपने शब्दकोश में आप ऐड करोगे तो क्या होगा, आपका शब्दकोश बड़ा होगा, आप खुल के उस बात को एक्सप्रेस कर पाओगे। तो जब आप दुखी हो तो आप बोलोगे मैं दुखी हूं। कितने लोग बोलोगे मैं दुखी हूं? बोलोगे क्यों? क्योंकि कॉमन नहीं है। और जब आप ऐसा नहीं बोलोगे तो क्या होगा, आपके अंदर एक बेचैनी सी रहेगी, राइट? आपका बॉडी गैक्चर सब बिगड़ जाएगा, आपका बॉडी अजीब सा हो जाएगा। तो ये तय कर पाना कि मैं अपने स्वास्थ्य का अच्छी तरह ख्याल रखता हूं। किसका? अब मेरा मन पढ़ाई में लगे
मैं अपने काम को पूरे इंटरेस्ट से कर सकूं, तो मैं अपने दुश्मन को पहचानना सीखूं। और दुश्मन कौन? जो मुझे मेरे काम से भटकाता है। और वो कौन है? जो हमारा दिमाग है, उसके अंदर जो हार्मोन्स बन रहे हैं वो अंदर फीलिंग्स पैदा करेगा, जैसे जलन, घृणा, लड़ाई, ठीक है, दुख, बहुत खुश होना, उत्तेजित हो जाना किसी काम को, है सुबह उठने के बाद बिल्कुल बात करने का मन नहीं करना, राइट? ये आपके क्या है? दुश्मन है। और जब आप इनको शब्दों से पुकारने लगोगे तो ये डर जाएंगे। और जब आप इनको शब्दों से पुकारोगे तभी आप अपने दिमाग को बताओगे कि मुझे इनसे डरना नहीं है। क्योंकि हम जब भी कोई काम करने जाते हैं जो मैं कर सकता हूं, तो मैं अपने आप को क्यों रोकता हूं? क्योंकि मुझे लगता है कि सामने वाला मेरी आलोचना करेगा, मेरा मजाक बनाएगा। इसी डर से नहीं करते ना, इसलिए रोकते हम अपने आप को। हमें कोशिश करनी है कि हम अगर कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, या फिर मैं अपनी किताब छत पे धूप में पढ़ना चाहता हूं या पढ़नी चाहती हूं, तो मैं जाऊं और पढ़ूं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कोई क्या दिखेगा। और किसी के नजराने से क्या नजर लगती है? सॉरी, अगर मैं छत पे पढ़ाई करूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला मेरा मजाक बनाएगा, होता है। अगर मैं चार किताब हाथ में लेके जाऊंगा या अच्छे कपड़े पहनूंगा तो सामने वाला या सामने वाली मेरा मजाक बनाएंगे। मैं अच्छे कपड़े, अच्छे चश्मा नहीं पहन सकता, मैं अच्छी बात नहीं कर सकता, मैं अपने मन के भाव को प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि सामने वाले बोलेगा कि ये तो अतिशयोक्ति है। क्या बोलेंगे? होता है। अपनी तारीफ करने में आप लोग घबराते हो। आपको लगता है कि सामने वाले बोलेगा मुंह मियां मिट्टू बन रहे हो। ऊपर वाले ने ये काम किसी और को दे रखा है, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को। अपनी तारीफ खुद करो, अपने काम को खुद करो और काम बेहतरीन तरीके से करो। और टाइम कितने आपके पास में? किसी को ज्यादा मिला है, किसी को 36 घंटे मिले, चाहे गलीलियो हो, चाहे एडिशन हो, चाहे आइंस्टाइन हो, चाहे अब्दुल कलाम हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे गांधी जी हो, और चाहे आप स्वयं हो ना। तो क्या ऊपर वाले ने आपके साथ मतभेद किया? नहीं। मतभेद कौन करता है? कौन अपने आप को अलग करता है? हम स्वयं। हम खुद रोकते हैं। अगर मैं यहाँ पे किसी से कोई सवाल पूछता हूं तो वो आंसर उसको पता होगा, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं सही बोल रहा हूं कि गलत, है ना। और इसी वजह से आप और ये भीड़ की आवाज बिल्कुल हो जाती है। कई लोग मेरी नजरों से छुपने की कोशिश करेंगे, उनकी कमर सीधी नहीं है लेकिन वो नजरों से छुपना चाहते हैं, तो कमर सीधी करके बैठो और ये तय करो कि मैं अपने दुश्मन को नाम से पुकारूं। घर में अगर आप किसी चीज से दुखी हो तो अपने माँ बाप के सामने बैठो, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम घर में ही आती है, क्योंकि ज्यादा समय आप कहां बिताते हो? 24 घंटे में घर में ही ना। कितने लोग बाहर खेतों में बैठे रहते, दोस्तों का क्रिकेट खेलते हैं, या कई लोग ये रास्ते में सफर करने में, बहुत कम लोग है ना। तो जब परिवार में रहते तो परिवार में मतभेद ज्यादा पैदा होता है। किस बात पे? छोटी छोटी बात पे, गिलास को लेकर, कॉपी किताब को लेकर, पेन पेंसिल के ऊपर, या फिर काम को लेकर होता है। काम ना कर तू कराइए, अधिकारों को लेकर लड़ाई होती है कि मेरा काम नहीं, तेरा काम नहीं, तेरा काम नहीं, मेरा काम है, हम काहे करब, हम ही काहे करब, होता है ना। अगर कोई मतभेद ऐसा हो जाए तो क्या करना है? आपको उसको पहचानना है। आपका मन दुखी है तो उसको बोलो मैं दुखी हूं। मैं क्या हूं? अगर मन में दुखी हो तो क्या बोलो? दुखी हूं। और अगर किसी से जलन हो तो उसको बोलोगे जलन है, बोलना तो पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? आपके अंदर दो क्रिया होगी। एक, उस जलन को आप एनर्जी बना के बहुत आगे जा रहे हो, या फिर आप अंदर ही अंदर अपने आप को दीमक की तरह खा जा रहे हो। और उसका प्रक्रिया क्या होगा? या तो आप उसकी कॉपी फाड़ दोगे, या किताब फाड़ दोगे, या साइकिल पेंसिल कर दोगे, या बाहर उससे झगड़ा कर दोगे। जलन अच्छा बुरा आपके ऊपर है। मैंने पहले बोला कि ये आपके ऊपर, मैं तय करूंगा कि कोई शब्द मेरे ऊपर कैसे विचार छोड़ रहा है और उस विचारों की प्रतिक्रिया मैं कैसे दूंगा। अगर मेरा ये भाई साहब के साथ में, भाई साहब नाराज तो नहीं है ना? ये जो हैंडसम सा लड़का बैठा है,
अगर इनके साथ में मैं इनको देख के जलन कर रहा हूं, तो मैं इस जलन को अपनी एनर्जी में कैसे बदलूंगा, ये मैं तय करूंगा। मुझे जलन हुआ कि ये भाई साहब क्लास में बहुत अच्छा पढ़ते हैं और इनको याद रहता है, और जब भी टीचर कोई पूछते तो सबसे पहले जवाब दे देते हैं, मेरे को बोलने का मौका नहीं मिलता, और मैं कॉपी भी समय पे होमवर्क भी नहीं कर पा रहा हूं, जमा भी नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं जो भी इनका नाम है, क्या नाम है मेरे दोस्त, रोशन जी के पास जाता हूं और उनसे बोलता हूं मैं इनकी क्लास में हूं। क्या हूं उनकी क्लास में? सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मैं ही हूं, क्योंकि मैं पहल करके रोशन से बात नहीं कर पा रहा। आप में से कितने लोग हैं जो एक दूसरे को हेलो बोलोगे, रोज स्कूल आते हो, रोज इसी रास्ते से आते हो, लेकिन एक अच्छी स्माइल पास नहीं कर पाते हो? पता नहीं आपने अपना एक्सप्रेशन ही ऐसा बना दिया है कि वो आपको बिना बोले भी आपके दुश्मन बन गए, राइट? ऐसा होता है। तो मैं रोशन जी के पास आता हूं और इनको बोलता हूं, देखो मैं कैसे बोलता हूं, ये एक एग्जांपल हो सकता है, लेकिन ये आपके इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंडेंट है। एक व्यक्तिगत इंसान तय करेगा। देखो थोड़ा समय का अभाव है, इसको भूख तो नहीं लग रही ना? पक्का? सुनने में मजा आ रहा है? टॉपिक बहुत बड़ा है। तो ये एग्जांपल सेटअप करता हूं, फिर अफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड पे जाता हूं और उसके बाद ये क्लोज कर दूंगा। अफर्मेशन का मतलब होता है किसी वचन को बार बार मजबूती से बोलना, उसको पहचानना, और ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभार या कृतज्ञता व्यक्त करना। ओके? तो मैं रोशन के पास जाता हूं और उनको बोलता हूं, आप ये क्लास में बैठे, ऐसा इमेजिन करो, ये एक रोल प्ले करते हैं, ठीक है? रोल प्ले समझते हो? एक काल्पनिक या फिर समझ लो कि धारावाहिक टाइप का एक स्टोरी है, ड्रामेटिकल है। मैं इनके पास जुड़ता हूँ और बोलता हूँ, रोशन गुड मॉर्निंग मेरे भाई, कैसा मेरे भाई? आप लोग बहुत स्मार्ट लगते हो। यार आपको ना सभी लोग बहुत प्यार करते हैं, आपके बोलने की जो तरीका है ना मुझे बहुत पसंद है। आप इतना कुछ याद कैसे कर लेते हो, इतना अच्छा आंसर कैसे कर लेते हो? प्रैक्टिस करते हो? कितने घंटे पढ़ाई के दिन पे आप और पढ़ाई कैसे करते हैं? क्या आप मेरी मदद करोगे? मैं भी याद रख सकूँ, अपनी टेक्निक बताओगे? करोगे? थैंक यू रोशन, मैं आपसे फिर मिलता हूँ। कैसा लगा? मैंने इसको बोला, इसको जलन, मेरे को आपसे जलन हो रही है, तो ये कैसे लेंगे? क्या ये गुस्सा करेंगे मुझे? मैंने प्यार से बोला, ये छोटी सी क्रिया है। जैसे मैं अपने भूत को सामने ले आता हूं, तो मैंने उस जो दिमाग के अंदर जो हुआ ना, इसको कहते हैं थॉट्स। ये हमारे दिमाग में आने वाले विचार है। जब ये हमारी बॉडी में फीलिंग्स मतलब नजर आने लगे, तो ये बन जाते हैं इमोशंस। क्या बनते हैं? थॉट्स प्लस फीलिंग इक्वल टू इमोशन। ये हमारी भावना का रूप लेती है, और ये अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। हमें जब इनका नाम ले लेते हैं तो हम देखते हैं ये हमारी एनर्जी के रूप में। क्या है? ये केवल आपको स्कूल में काम नहीं करेगी। जब आप बाहर रोड में जाओगे या घर में, परिवार में या रिश्ते में रहोगे, और आगे चल के जब आप व्यवसाय में जाओगे, व्यवसाय कौन सा कुछ भी हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे कोई भी व्यवसाय में हो, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आप ये तय कर पाते हो कि आप कोई चीज सीख रहे हो। क्या कर रहे हो? रोज अपने आप को एक नई टेक्निक के साथ आगे बढ़ रहे हो, और ये टेक्निक आप अकेले नहीं डेवलप कर रहे हो, हम सामने वाले की टेक्निक भी उससे सीख रहे हैं। और ये सीखने की सबसे पहली क्रिया है, हम सामने वाले से कैसे बात करते हैं, कैसे भाव देते हैं। इसीलिए मैं कहूंगा कि अफर्मेशन करो, मतलब अपने दुश्मन को पहचानो और उसको पहचान कर निरंतर उसका निवारण करने की कोशिश करो। वो जो इमोशन जो आपको हर वक्त पीछे खींचता है, उसको तोड़ो। अगर आपको स्कूल में बोलते हैं कि आपको सामने आके स्टेज पे प्रोग्राम करना है, डांस करना है, गाना गाना है, तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। घबराहट होगी, डर लगेगा कि मेरे ही साथ के लोग कहीं मेरे इस पे मजाक ना बनाए, या कोई नाम ना रखे, या मेरी आलोचना ना हो, या लोग उसको मजाक के तौर पे ना लें। तो अगर मैं ये तय कर पाता हूं कि मैं अपने दिमाग के अंदर फीलिंग लाता हूं कि अगर मैं ये परफॉर्म कर रहा हूं तो मैं इन सब बच्चों में बेटर हूं, मैं कोई नई चीज सीखने जा रहा हूं, और मैं जब ये करूंगा तो एक नई चीज जानने को मिलेगी, और मैं जो मेरा डर है उस डर के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा हूं। डर क्या है? इतने लोगों का चेहरा देखना, इन सबके सामने बोलना, कैसे बोला जाए, इसका अभ्यास करना।
तो आप देखोगे आप उन सब में बेहतर फील करोगे और आप ये छोटी छोटी क्रियाएं आपको आगे चल के बड़ा रूप और सक्सेस बनाएगा। सक्सेस की कोई परिभाषा नहीं है। सक्सेस मतलब गाड़ी, मोटर, बंगला या फिर IAS PCS बनना नहीं है। सक्सेस बनने का मतलब है आपने जो सोचा है, जो करना चाहते हो, जो जिंदगी में बनना चाहते हो, वो बनना ही आपका सक्सेस है। हमारे यहां गलत धारणा बना रखी है। धारणा है कि अगर किसी के पास पैसा है, मेरे भाई कोई कॉमेडी हो रही है तो जोर के हंसो ना, कॉमेडी की जाए। अगर आप अकेले हंस रहे हो तो हमें भी हंसाओ, हंसना ही क्रिया है ना, क्योंकि जिंदगी में परेशानी बहुत आएगी। तो आपके ऊपर है कि हंस के को निकालो या रो के निकालो। तो परेशानी अस्थायी है ना, और स्थायी क्या है? आगे बढ़ना। तो उसमें अगर हम हंस के निकालेंगे तो मजा आएगा ना। तो ऐसा किया जाए कि हम सभी हंसें और जोर से हंसें। हंसोगे? नहीं नहीं, मजा नहीं आया। अकेले मजे लेके हम तो मजा ही नहीं आया। कोई बात नहीं। तो हंसना भी एक क्रिया है, ताली बजाना भी एक क्रिया है। लेकिन मैंने अभी तक जितनी तालियां बजवाई, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी आप बहुत बुरी सिचुएशन में फंस जाते हो। दिमाग काम नहीं करता है कि सिचुएशन में क्या किया जाए, आगे बढ़ा जाए कि पीछे आ जाए। हर किसी के पास एक चेक पॉइंट होता है। चेक पॉइंट मतलब उसी वक्त अपनी मनोदशा को बदल दो, पलट दो। उसमें से एक क्रिया है ताली बजाना, जोर से ताली बजाना, या हंसना, क्लिक करना, या फिर 2 कदम पीछे हटके अपने खामोशी करके 2 मिनट बैठो, डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करो और उस सिचुएशन से बाहर आ जाओ। मालूम है क्यों बोला ये बात मैंने? अगर मैं इस पहली बच्ची से लेकर उस आखिरी बच्चे तक, इस बीच में जितने बच्चे बैठे हैं ना, कोई ये इंसान बोलते मेरे पास तनाव नहीं है, और वो रोज किसी न किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंसता है, घर में, सड़क पे, स्कूल में, सब जगह। और उसको इतनी ज्यादा टेंशन होती है कि उसका दिमाग दर्द करने लगता है, सोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं मिलता। तो आप अपनी मनोदशा उसी वक्त बदल दो। ये चेक पॉइंट्स हैं, हजारों चेक पॉइंट्स हैं। उनमें से एक ताली बजाना, हंसना, या फिर ऐसे मूवमेंट के बारे में सोचने लगना जो आपको बहुत खुशी दे रही है। आपने देखा होगा कई बार कि एक बहुत स्ट्रेस वाला पॉइंट है। एक फिल्म आपने देखी है केसरी? कितने लोगों ने देखी है? और जिन्होंने नहीं देखी है कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं देखी है वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ जब आपको डांट पड़ रही हो, बहुत तेज डांट पड़ रही है, ठीक है, उसके बावजूद भी आप बहुत खामोशी से और प्यार से बोल रहे हो। एकदम सिचुएशन बहुत टाइट कर दिया, आपको डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। क्या लग रहा है? जैसे जब आप एग्जाम देने जाते हो, क्या जाते हो? रात भर बैठ के आप प्रश्न उत्तर रखते हो, लेकिन सुबह तक याद नहीं होता, डर रहता है कि अब तो फेल हो गए। अब तो उस सिचुएशन में कितने लोग घुस गए? सुबह तक भी पढ़ा फिर भी फेल हो गए। आप सोचा था कि शाम को पढ़ेंगे, लेकिन दिन भर इतना काम था कि पढ़ाई नहीं करना है। रात हो गई, रात को भी पढ़ने की कोशिश की, लेकिन नींद आ गई, सब शरीर थक गया ना, क्योंकि हमने टाइम तो मैनेज किया नहीं। तब क्या बोलते हो? आप जाओ नहीं देखा जाए, छोड़ा जाए, लिख के आ जाए, फिर यह करिए ना, ज्यादा था, ऐसा सोचते हो ना? तो उस टाइम आपने अपने डर को कैसे कंट्रोल किया? फेल ही करेंगे ना, ऐसा बोल के करते हो ना। ये आप अपने दिमाग से एक नेचुरल क्रिया है। ऐसी जब आप कभी सिचुएशन में फंस जाओ तो उसमें भी आप लास्ट पॉइंट सोचो कि मुझे हंसना चाहिए, क्योंकि कल मुझे फिर जीना है, फिर से यही सूरज निकलेगी, हवा निकलेगी। लेकिन अगर मैं इस बार नहीं पढ़ पाई तो मुझे ये तय करना है कि ये सिचुएशन कल ना आए, इसलिए मैं आज से फिर से मेहनत करूंगी। एक बार फेल हो कोई बात नहीं, लेकिन सबक लेना किसका काम है? हमारा। हमारा नहीं, मेरा। हमारा भीड़ कभी कुछ नहीं करती है। भीड़ करती है क्या? मैं। कौन? मैं। जिंदगी में जितनी भी चुनौती आए, हमें तय करना है कि हम सुसाइड नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? कितनी भी सिचुएशन हो जाए, कितनी ही प्रिय चीज, भाई लड़ाई मत करो। लड़ाई करनी है तो अपने आप से लड़ो, अपने गुस्से पे, अपने शरीर पे, क्योंकि मैं अभी तक कंफर्टेबल नहीं बैठ पाया, अपनी जिद पे, अपने अनकंफर्टेबल वाली चीजों से लड़ो। लड़ने के लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लड़ो अपने अंदर के दुश्मन से। किससे? क्योंकि
मैं पे इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि मैं से मैं बनता हूं, मैं से परिवार बनता है, मैं से समाज बनता है, और समाज से मैं से बनता है देश। हम हर किसी को एक तलाश है कि कोई अच्छा इंसान मिले। क्या मिले? अगर मैं अच्छा इंसान बन जाऊं तो किसी की तलाश कम हो जाए, और अगर हर मैं यही सोचे कि मैं अच्छा इंसान बन जाऊं तो क्या समाज अच्छा होगा? जरूर से होगा। मैं बाहर की चीजों की बात नहीं कर रहा, मैं आप सबकी बात कर रहा हूं। आप इस कैंपस के अंदर एक ऐसा माहौल बनाओ कि मैं अगर किसी से मिलूं तो हंस के मिलूं, अच्छी तरह बात करूं, और अपने दिमाग में ऐसी चीजें लाऊं जो मुझे खुशी का एहसास दे और रोज तरक्की की तरफ। क्योंकि इस समय आपके अंदर एक उत्तेजना भी पैदा होती है। आप लोगों के अंदर जो बनने वाले केमिकल हैं बहुत नए हैं। जब आपने पहली बार साइकिल चलाया होगा तो उसकी स्पीड एहसास की होगी, आपको महसूस होगा कि सीट भाग रही है, साइकिल भाग रही है, मैं हवा से पीछे धकेले जा रहा हूं। अगर वो एहसास आपके पास में है तो सेम यही एहसास आपके केमिकल आपकी बॉडी में जो बन रहा है वो यही एहसास है। इसीलिए आप इस वक्त गलत चीजों में बहुत ज्यादा पड़ते हो। आपके अंदर हार्मोन्स बन रहे हैं जो आपको गलत रास्ते पे ले जाता है, और वो गलत रास्ता क्या है? जैसा सर ने बताया, वो गलत रास्ते पे ले जाता है क्योंकि आपके अंदर बहुत जोश है। आपको समझ में आना चाहिए सब केमिकल क्या है, और मुझे इस पे चेक पॉइंट पे काम करना है। चेक पॉइंट क्या है? ताली बजाओ, हंसो और पीछे हटो, और 2 मिनट डीप ब्रीथ लेके ये सोचो कि मेरे को ये कहां ले जाए। इसी समय में लड़के लड़के, लड़की लड़की, या लड़का लड़की, या लड़की लड़का गलत रास्ते अख्तियार करते हैं। किसी से गिफ्ट लेना या गिफ्ट देना बुरा नहीं है, लेकिन उसके पीछे की भावना क्या है? चाहे लड़का लड़के को दो या चाहे लड़की लड़की को दो, क्योंकि यहां पे ये कहना है केवल लड़का लड़की पे जुल्म करता है या लड़की लड़के पे गलत है। लड़की लड़की पे भी करती है और लड़का लड़के पे भी जुल्म करता है। और ये जब आदत हम गिफ्ट लेने की ले लेते हैं तो ये करता है भ्रष्टाचार। क्या बनाता है? बहुत बड़े होकर हमें यही चीज लेने की इच्छा करती है। हमें ये तय करना है कि अगर मुझे कोई चीज करना है तो उसे मैं स्वयं करूं, और ये टेम्परेरी खुशी, ये क्या है? टेम्परेरी है। ये अस्थिर क्षण भर के लिए जो खुशी मुझे मिल रही है, ये खुशी मेरे को नहीं चाहिए। मुझे परमानेंट खुशी चाहिए, अपने आप उस कमी, और उस खुशी को मुझे कुछ कमाना है और खुद पाना है। अगर आप खुद ये तय कर पाते हो कि मुझे कैसे रीडिंग करनी है, किताब लाइन टू लाइन पढ़ना है और उसको याद करना है, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना है, और उसे याद रखने के लिए मुझे इंटरनेट पे सर्च करना है, तो ये तय मान लो कि आप कुछ भी बनो, आपकी जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। अब्दुल कलाम को किसी ने देखा? उनके बाल कैसे? पीटी उषा को देखा आपने? क्या उनको बताना पड़ेगा कि वो खूबसूरत है या नहीं? उनकी खूबसूरती बयां करती है उनके गुणों से और कौशल से। ये गुण और कौशल आप खुद डेवलप कर सकते हो। कोई भी बच्चा यहां से वहां तक अलग नहीं है। ऊपर वाले ने आप सभी को नायाब तरीके से बनाया है, और जब ऊपर वाला बनाता है ना तो वो इस चीज का ध्यान रखता है कि कोई दो चीज एक जैसी ना दिखे। दो लोगों की आवाज एक जैसी ना हो, दो लोगों की आंखें एक जैसी ना हो, दो लोगों का शरीर एक जैसा ना हो। शक्ल मिलती होगी लेकिन उनके विचारों में अलग होगा। तो जब ऊपर वाला कोई चीज बनाए तो बहुत खूबसूरत होगा ना, उसने इतनी मेहनत तो बेकार की नहीं ना। तो आप सभी दुनिया के सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत बच्चे हो। अभी से अभ्यास करो कि अच्छे विचार, अच्छा खान पान, अच्छी पढ़ाई, अच्छे शब्दों का चयन करो, और कोशिश करो कि मैं अपने आप से लड़ सकूं, मैं अपने आप को स्वस्थ रखूं, ये तय कर पाऊं। मैं अपने आप के अपने इस बनाए हुए ऊपर वाले ने जो हमें बना के भेजा तो खत्म ना करूं, सुसाइड ना करूं, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, और अंत तक मैं अपनी हर परिस्थिति से लड़ता रहूं। ये तय करो कि मुझे अपने दुश्मन इमोशंस को पहचानना है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके अपने अंदर ऐसे जुनून पैदा करना है कि मैं आगे बढ़ सकूं और पढ़ सकूं, और अपनी यथार्थ परिस्थिति से अगर मुझे उभर के जाना है तो मैं उभर सकूं। कई लोग अपनी स्थिति में खुश होंगे, अच्छे परिवार से होंगे, लेकिन कुछ लोगों को और बेहतर करना है, और हम लोग बेहतर बनने के लिए आए हैं ना, इसीलिए इतनी ठंडी में स्कूल आए ना। करोगे? तो हम लोग करते हैं एक कथन का रिपीट। ये कथन आपको रोज रिपीट करना है। क्या करना है? ये कथन शायद आपको आपके अचेतन मन में एक शक्ति दे। क्या दे? ये शक्ति दे आपके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए।
क्या होता है कि कई बार हम लोग अपने विचारों में ना अपने आप से झूठ बोलते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए कि यहाँ पे बैठे हुए सर को मैं नमस्ते करता हूँ, ये सहज है क्योंकि स्कूल की प्रक्रिया है और मैं रोज आके इनको करता हूँ इसलिए मैंने कर दिया, लेकिन आपके मन में एक खटास है और अपने दिमाग में बोलते हैं काहे कर। जैसे ही द मोमेंट आप इस बात को बोलते हो आपके अंदर एक केमिकल निकलता है जो आपके दिल की धड़कन को बढ़ाता है और आपका दिन खराब कर देता है। तो भूल कर भी अपने साथ ऐसे विचार मत बो। ये वो बीज है जो खाली जमीन पे बोए जाते हैं। जैसे विचार आप अपने आप से बोलोगे वैसा ही रिजल्ट आपको आज निकल मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि रिजल्ट इमीडिएटली मिले, लंबे समय में मिलता है। ठीक है, तो आप अपने विचारों से भी शुद्ध होगे, राइट। तो एक काम करते हैं, हम लोग अफर्मेशन पे आते हैं कि हम लोग अच्छे कथन कैसे बोलेंगे। तो जोर से अपने आप को बोलो, मैं अपनी खुशियों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं अपनी पढ़ाई के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं अपने स्वास्थ्य के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं अपने विचारों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं किसी के व्यवहार के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। इस तरीके से और भी शब्द आप बोल सकते हो। अब हम आते हैं ग्रेटिट्यूड पे। किस आते हैं? थैंक यू बोलिएगा। ये लास्ट एक्सरसाइज है और उसके बाद मैं ये सेशन क्लोज करूंगा और कुछ प्रश्न लूंगा अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना हो मानसिक तौर पे। तो हम लोग सबसे पहले धन्यवाद करते हैं। थैंक यू बोलना कंफर्टेबल है कि धन्यवाद? कितने लोग थैंक यू वाले हाथ ऊपर कर लो। डेमोक्रेसी है भाई, बस इतने ही। मेजोरिटी लोग हाथ नहीं कर दिया, मतलब आपका हाँ या ना क्या है? कुछ छुपा हुआ है, कुछ ऐसे। मैंने भी क्या बोला? मैं अपनी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। किसके लिए? तो अगर जो लोग थैंक यू वाले वो ऐसे हाथ ऊपर करें फुल। अच्छा सभी लोग हैं, आप तो ठीक है। मतलब मैं चाहूंगा कि आप अपने लिए एक ताली बजाओ। इसलिए क्योंकि आप लोगों ने मेरी बात मानी और आपने अपने आप को पहले मजबूत किया कि मैं पहले करूंगा। तो हम लोग कहते हैं अब ये जो होता है ना आभार या प्रतिज्ञा व्यक्त करने का तरीका, ये बड़ा अजीब सा प्रैक्टिस है और ये मत समझिए कि जो मैंने एक्सरसाइज कराए हैं उसको यहीं छोड़ के इसी मैट पे चले जाओ। नहीं। और ना ये किताबों में रख दो कि कल सुबह स्कूल में आएंगे तब डालेंगे। नहीं, इसी वक्त इसी समय से आप तय कर लो कि मैंने जितनी चीजें बताई हैं इसका अभ्यास चालू कर दो। ये अभ्यास करने के लिए कार्यशाला की जरूरत नहीं है। अभ्यास करने के लिए आपके साथ में बैठी हुई ये बेटी है, आपके साथ में बैठी हुई ये सिस्टर हो सकती है, दोस्त हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके परिवार में बच्चे हो सकते हैं, सड़क पर चलने वाली चीजें हो सकती हैं, आपकी साइकिल हो सकता है, आपका बैग हो सकता है, आपका किताब हो सकता है, यहाँ पर मौजूद ये हवा, ये जो धूप नहीं निकली है इसकी उम्मीद कर सकते हैं। राइट, कर सकते हैं। हर घड़ी हर वक्त आप इसका अभ्यास कर सकते हैं जितनी चीजें मैंने बताई हैं। तो हम लोग धन्यवाद से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं इस स्कूल के प्रिंसिपल और प्रधानाचार्य को। धन्यवाद प्रिंसिपल सर। ओ सॉरी, थैंक यू प्रिंसिपल सर। बोलिए। मैंने बोला थैंक यू प्रबंधक सर, थैंक यू टीचर्स, थैंक यू मैं खुद, थैंक यू माँ बाप, थैंक यू छोटे भाई बहन, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू इंस्पा, थैंक यू राजेंद्र सर, थैंक यू डीपी सर, थैंक यू राहुल सर, थैंक यू ये स्पीकर, थैंक यू ये जूते जो आप पहन के आए, थैंक यू ये शर्ट, थैंक यू ये हवा, थैंक यू ये मौसम, थैंक यू आज के दिन को, थैंक यू जो सुबह हमने खाना खाया, थैंक यू हम सारे दोस्त, थैंक यू किसको अच्छा लगा? देखो जब मैंने बोला शर्ट तो आप लोग हंसे क्योंकि मैं एक चीज भूलना भूल गया। ये जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी, इस पृथ्वी में केवल जैविक और आजीविक लोग ही नहीं है। ये हम लोगों ने इनसे साथ शेयर कर रहे हैं, हम इनके साथ में साझा कर रहे हैं। जैसे ये हवा, धूप, ये मैट, अगर ये मैट नहीं रहेगा तो हम बैठ पाएंगे?
आप बोलोगे सर ये तो सुन नहीं सकते, लेकिन इसमें से एनर्जी निकलती है। मैंने क्या बोला, ये नॉन लिविंग थिंग है ना, लेकिन इसमें वाइब्रेशन है। जब हम थैंक यू बोलते हैं तो हमारे शरीर से केमिकल जो निकलते हैं हमारे ब्लड में जाते हैं, वो एक अलग तरह की तरंग देती है। तो इसीलिए ये आहार का क्रिया मैंने आप लोगों के साथ में प्रैक्टिस किया। किशोर अवस्था कार्यक्रम का मेन मकसद है कि किशोरों को अच्छी चीजों का अभ्यास करना। जब कभी भी आप किसी ऐसे सिचुएशन में फंस जाओ, उन जो कि आपको बहुत तकलीफ दे, जो मनोविकार बने, उन सिचुएशन से निकलने का अभ्यास करना। किशोर अवस्था ये तय नहीं करता इस प्रोग्राम में कि आपके सामने चुनौतियां नहीं आएंगी। आपके सामने बहुत चुनौतियां आएंगी, बहुत सारी परेशानियां आएंगी, लेकिन जो हमने अभ्यास किया है ये आपको आसानी से उसको झेलने का, उसको सहने की शक्ति देगा, राइट। और जो मैंने ट्रिक्स आपके साथ शेयर किया है पढ़ने का, जो कि एक मोबाइल हो सकता है, इसके अलावा पढ़ने की है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो मैंने अलग अलग स्कूलों में डिस्कस किया है। यहाँ पे कैमरा है जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग एडिट नहीं करते हम लोग, इसमें कोई नई चीज नहीं जोड़ते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे कल बड़े हो जाएंगे, जैसे आपके घरों में मम्मी पापा है, तो जब आप अपने बचपन में लौट के आना चाहोगे तो समय तो नहीं लगेगा, लेकिन ये वीडियो से आप देख सकते हो कि हमने क्लास में किया था और हमने किस तरीके से सवाल पूछा है। या फिर हो सकता है कि ये सेशन आप मिस कर जाए, हो सकता है कि आप कल भूल जाओ, तो आप इस वीडियो पे जाके देख सकते हो। इसके अलावा हजारों ऐसी वीडियोस हैं उसके अंदर जो मैंने अलग अलग स्कूलों में अलग अलग टेक्निक्स दी हैं, वो भी आपको हेल्प कर सकता है। हो सकता है कि ये सेशन आपको कुछ कीवर्ड्स दे, वो कीवर्ड्स मतलब मुख्य शब्द हो, जैसे ये शब्द है एडोल्ट प्रोग्राम, ये सब आप इनको जाके जब सर्च करेंगे तो इससे हजारों टूल्स मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे? मानसिक टूल्स, और जो आपको आसानी से और जो आपकी पर्सनैलिटी पे सूट करता हो वो आप अपना सकते हैं। मेरा मकसद केवल आपकी उसके साथ में परिचय कराना है, राइट, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। तो ये जो YouTube पे मिलेगा वो मिलेगा एडोल्सेंट एजुकेशन प्रोग्राम। क्या है? वेरी गुड। एडोल्सेंट का मतलब किशोर अवस्था। एडोल्सेंट एजुकेशन प्रोग्राम नाम का YouTube चैनल है, उस पे मैं ये डाल दूंगा। उसी के कमेंट सेक्शन में आप सवाल भी पूछ सकते हो, अगर कोई इस वक्त सवाल ना पूछ पाया तो। और दूसरा ये चला जाएगा, सॉरी बाकी दूसरी है अनिका एजुकेशनल हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट। ये क्या है? अनिका एजुकेशनल एंड हेल्थ वेलफेयर ट्रस्ट का फेसबुक पेज है, या फिर एडवोकेट बीपी पांडे, और जल्दी हम लोग इंस्पा का भी फेसबुक बना देंगे, ये वीडियोस वगैरह उधर भी चली जाएगी, तो आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, अब मैं आप लोगों के सवाल का स्वागत करता हूं। अगर किसी का भी कोई मानसिक किसी भी तरीके का कोई सवाल हो जो आप पूछना चाहते हैं, या आपको